करा जाए वास्तु के हिसाब से कि आपके पास में पैसा अट्रैक्ट हो जाए बहुत सारा, तीनों साइड्स वास्तु के हिसाब से बैलेंस हो जाएं तो आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट। फिर आते हैं मास्टर बेडरूम पे। ये भाई साहब एक इतना बड़ा मिथ है ना, मैं आपको बताऊं, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप बर्बाद हो जाओगे। जैसे घर का वास्तु होता है, ऐसे ऑफिस का और फैक्ट्रीज का अलग अलग वास्तु होता है या कॉमन ही होता है ये सब? कुछ टिप्स बताएंगे किस जगह पर मशीनरीज होनी चाहिए, किस जगह ऑफिस होना चाहिए। ठीक है। तो घर के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है ऐसा कि हमारे वास्तु की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, हाँ। इवन डेथ्स हो जाती है। हाँ। तो आजकल देखा गया है कि जो डाइवोर्स रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। ठीक है। तलाक बढ़ते जा रहे हैं, हस्बैंड में कलेश बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी क्या रेमेडीज बनेंगी? किडनी में अगर स्टोन्स हैं तो घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज है। तो जब आप अपने घर में पेंटिंग्स लगाते हो ना, तो पेंटिंग्स बहुत इंपैक्ट करते हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वास्तु को पूरी तरीके से, और वास्तु से हम जादू करने वाले हैं सबके दिलों में, सबके घरों में। तो आज हमारे साथ में हमारे गेस्ट हैं अभिषेक जी। तो अभिषेक भाई, वास्तु का पूरा ऐसा पॉडकास्ट होना चाहिए कि लोगों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही मिले। डन। सो थोड़ा सा लंबा खींचेंगे बट नॉलेज पूरी देंगे। हाँ, डन। तो बहुत सारे मिथ्स हैं वास्तु को लेकर, आज उसको भी अंडर वो करेंगे कि क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, इतने सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो रियल वास्तु है क्या, इसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। डन। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आप आए कैसे वास्तु की फील्ड में? वास्तु की फील्ड में मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, वो आज से 14-15 साल पहले, मतलब मैं अराउंड 9th-10th क्लास में था जी। तो मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ कि हम नॉन बिलीवर थे, लेकिन मेरा जो ननिहाल है ना जी, वो वास्तु को बहुत मानता था। ओके। मैं आपको एक छोटा सा उनका इंसिडेंट बताता हूँ। आप ये बात होगी आज से तकरीबन 15-20 साल पुरानी। उस टाइम पैसे की वर्थ होती थी, मतलब उस टाइम 15-20 लाख रुपए बहुत होते थे। मतलब आज मैं जिस घर में रहता हूँ वो पूरा आता था 15-20 लाख में ना, आज चाहे वो 2-2.5 करोड़ का हो, लेकिन उस टाइम 15-20 लाख में पूरा घर आता था वो। तो उस टाइम पे क्या था, मेरे मामा ने, घर के पास में रहते थे सेक्टर 8 में, तो उनकी कोठी थी, उन्होंने अपने घर पे ना एक झरना बनवाया। अच्छा। बड़ा आलीशान झरना बनवाया, और उस झरने को बनवाने में उन्होंने कम से कम 15 लाख रुपए लगाए। पूरी वॉल पे उन्होंने एक झरना बनवाया। अच्छा। वो 15 लाख रुपए आज के टाइम के हिसाब से कुछ 1.5 करोड़ होगा, क्योंकि मामा आज भी 200-250 करोड़ के आदमी है, तो उस टाइम भी उनपे बहुत पैसा था। तो उन्होंने एक झरना बनाया। उस झरने को पूरे परिवार को दिखाने के लिए 5-7 लाख रुपए की पार्टी थ्रो करी कि झरना दिखाएंगे। मतलब उनके बेटे का बर्थडे था, तो वो बनाया उन्होंने। तो वो झरना हमने देखा, और वो इतना आलीशान झरना, पूरा कभी देखा ही नहीं किसी घर में इतना बड़ा झरना। तो ठीक है, वो बनाया, पार्टी हो गई। अब क्या होता, गर्मियों की छुट्टियों में जैसे मामा के रहने चले जाते थे, और मेरे तो मामा से रिलेशन ऐसा था, पास में थे, मैं तो जाता रहता था जी। तो मैं एक दिन जाता हूँ और वहां मैं क्या देखता हूँ, वो झरना बनने के महीने भर बाद वो टूट रहा है। क्या बात कर? वो झरना टूट रहा है। अब मैं देख के मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा इतना महंगा झरना, मैंने कहा क्यों तोड़ रहे हो भाई इसको? तो मामा ने बताया भाई ये ना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। ओके। तो मैंने कहा जी वास्तु क्या होता है? बोले वो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये तुमने गलत बना दिया, इसको तोड़ो। तो हम तोड़ रहे हैं। अब उस टाइम पे मैं मामा को कह रहा, मामा ये फालतू के पागल बनते के चोचलों में पड़े हुए हो आप, अनाप शनाप पैसा है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो, और आपने इतना बढ़िया झरना तोड़ दिया किसी बाबा के कहने पे, ये तो वेस्ट है। ये मेरा फर्स्ट था कि जब मैंने वास्तु को सुना। उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट है, एक आपको याद होगा, आज से इसी टाइम के आसपास, मैं शायद 9th-10th क्लास में था, तो घरों में ना एक बड़ा कलर बड़ा फेमस हुआ था, 2 दीवार पीली 2 दीवार लाल। ठीक है, बड़ा फेमस हुआ था। कंट्रास्ट कहते थे उसको, कि 2 दीवार पीली कर दो, 2 दीवार लाल कर दो। तो मेरी मम्मी की किसी फ्रेंड ने अपने घर पे कराया, मम्मी देख आई, मम्मी घर पे आके बोली भाई हमें भी कराना है। ट्रेंड था उस टाइम, बहुत ट्रेंडिंग में था उस टाइम। तो मम्मी बोली हमें भी कराना है। तो भाई पैसा भी था पापा पे उस टाइम, अच्छा बिजनेस, सब कुछ बढ़िया था, करा लो, क्या दिक्कत है, बहुत टाइम से पेंट भी नहीं कराया। वो पेंट करा दिया हमने। वो जो पेंट कराया ना, वो पेंट कराने के लगभग 2-2.5 महीने में मेरे फादर को बिजनेस में लगभग 1 करोड़ का लॉस हुआ।
उस टाइम पे कैसे हुआ, एक व्यक्ति से 40-50 लाख रुपए लेने हैं, वो एक्सपायर हो गया, रातों रात वो पैसे खत्म। जी। ठीक है, ऐसे ही 2-3 इंसिडेंट पापा के साथ हो गए और हमारे घर में मातम का माहौल। मैंने कहा भाई ये क्या, मतलब ऐसा क्या हो गया। अब हम उस टाइम पे हम कोई भी कुछ भी कांड होता था ना, हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता था, भाई नजर हो गई। जी। अब हम सारे बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि घर में पैसा आता है ना तो ये लेडीज पागल हो जाती हैं, किचन बनवानी है, ये करना है, वो करना है, कलर कराना है, नजर लग गई भाई, हमने पेंट कराया घर में ना, सुंदर लग रहा था, सोफे नए बनवा लिए, पेंट करा लिया तो नजर हो गई। नहीं, अमूमन ये बहुत चलता विचारधारा है। हाँ, ये अमूमन है जी। कि भाई नजर लग गई, नजर लग गई। अब एक दिन हम बैठे तो क्या होता है, हम ऐसे ही बैठे हैं और मैं पापा से बोलता हूँ, मैंने कहा पापा हमारा सब बढ़िया सिस्टम चल रहा था, ये पेंट जब से हुआ है ना घर में तब से दिक्कत है। जी। पापा टेंशन में, बोले करना क्या है। मैं कहा जी आप ना कुछ मत करो, अपना पहले यहाँ पे ना स्काई ब्लू कलर होता था, आप यहाँ पे स्काई ब्लू कलर करवा दो। पापा कह रहे भाई मेरे पास दिमाग नहीं है, तेरे को जो करना है तू कर ले। मैंने पेंटर बुलाए, मैंने स्काई ब्लू कलर करवा दिया। वो स्काई ब्लू कलर कराने के 2 से 3 दिन के बाद जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ ना, जिससे 50 लाख रुपए लेने थे, उसके बेटे का फोन आता है कि अंकल मैं आपके घर आना चाहता हूँ, आपसे मिलना है। तो पापा बोले आजा बेटा जी। वो व्यक्ति घर आता है 25 लाख रुपए लेके कि अंकल पापा को आपके पैसे देने थे, मैं भी बारे में जानता हूँ, ये 25 लाख रुपए आप लो, पापा तो रहे नहीं और अब आप ही हो, आपको मेरे को संभालना है, ये 25 लाख रुपए आप लो, बाकी 25 लाख रुपए ना मुझे प्रेशर मत करना, मैं आपको धीरे धीरे करके जी लौटा दूंगा। और भी जो 2-3 डिस्प्यूट्स हुए थे वो भी सॉर्ट आउट हो गए। तो तब जाके ना हम दिमाग क्या लगा रहे हैं कि भाई कुछ तो पंगा है ये, मतलब कुछ तो है भाई ये कलर वलर का ना। तो मैं तो ना उस टाइम वीडियोस ही बना ली अपने घर की कि मैंने कहा भाई जो चीज है ना ये छेड़नी नहीं है, फ्यूचर में भी कभी पेंट कराएंगे तो यही कराएंगे। तो हो गया। अब उसके बाद नॉर्मल पढ़ाई चलती रही। फिर 2011 में मेरा इंट्रोडक्शन एक गुरुजी से हुआ, तो उनके साथ मिलके मैंने फिर वास्तु सीखा। फिर तब से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। लेकिन ये एक बात सच्चाई है, जब जब दिक्कतें आती हैं तभी कोई इंसान, कोई व्यक्ति इन सब चीजों को ढूंढता है, हाँ। सॉल्यूशन ढूंढता है। सर 2 चीजें देखी हैं मैंने, एक व्यक्ति जो परेशान है जी वो ढूंढता है दिक्कतों को, और दूसरा है एक व्यक्ति जो ग्रोथ में स्टक है। जैसे देखो 2 कैटेगरीज हैं जी, एक अल्ट्रा रिच जो जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, एक जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको पैसा चाहिए, जिनको लाइफ में और पैसा चाहिए जी। तो जो और पैसा चाहिए वो भी इस फील्ड, ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है कि वो नहीं मतलब मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स वो हैं जिन पे पैसा ऑलरेडी बहुत है, लेकिन उनकी अलग प्रॉब्लम्स है। वो उनकी प्रॉब्लम क्या है, भाई मेरी बैलेंस शीट पिछले 5 साल से 50 करोड़ पे अटकी हुई है जी, ये आगे बढ़ ही नहीं रही जी, उनके वो कंसर्न्स हैं। तो हर व्यक्ति है इसमें। तो आपने जब आप जाते हैं विजिट्स के ऊपर, तो अमूमन जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स, वो क्या क्या होती हैं? देखो फर्स्ट लेवल पे जो सबसे पहली प्रॉब्लम है ना हर व्यक्ति की, एक ही है, पैसा जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो है हेल्थ। तीसरे नंबर पे आती है रिलेशनशिप्स, और बाकी बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे, ये है वो सेकेंडरी है। तो पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप्स, ये 3 मेजर प्रॉब्लम है हर व्यक्ति की लाइफ में। और आप जब तृप्त कर देते हैं क्लाइंट को, जब आप वास्तु कर देते हैं और आपके जो सेटिस्फाइड क्लाइंट है वो आपको रेफरेंस देते हैं बहुत सारे? हाँ देते हैं, और बहुत ही अच्छा फीडबैक देते हैं। हाँ ओके, रेफरेंस से ही चलता है बिजनेस, सारा बिजनेस रेफरेंस से ही चलता है 90%। हाँ जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा आज के टाइम में। बिल्कुल अग्री, पैसे से ही सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ चल रहा है। तो अब क्या करा जाए वास्तु के हिसाब से कि आपके पास में पैसा अट्रैक्ट हो जाए बहुत सारा? उसके लिए आप अपने जितनी भी आपकी साइट्स है ना, जैसे घर, ऑफिस और फैक्ट्री जी, अगर ये आपकी तीनों साइट्स वास्तु के हिसाब से बैलेंस हो जाएं तो आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होगा ही होगा। देखो मैं आपको इसका ओरिजिन बताता हूँ, जो वास्तु का ओरिजिन है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, आया कहाँ से वास्तु ना। तो कई हजार साल पहले ना देवताओं और असुरों में एक युद्ध छिड़ा जी। देवताओं की तरफ से अंधकासुर लड़ाई कर रहे थे, और असुरों की तरफ से अंधकासुर लड़ाई कर रहे थे, और देवताओं की तरफ से भगवान शिव लड़ाई कर रहे थे जी। अब शिव जी को बोलते हैं भोले बाबा। बिल्कुल, भोले बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भोले हैं,
और भोला व्यक्ति क्या करता है, भोले व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति इजीली घुमा सकता है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं पागल बना सकता है जी, घुमा सकता है। तो हमारे जो शिव जी है ना वो भोले हैं, बहुत कुछ भी ज्यादा। मांग लो दे देते कुछ भी हैं। मांग लो। अब भोले बाबा की अगर आप हिस्ट्री बायोग्राफी भी पढ़ोगे ना तो जी। वो आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने लोगों ने उनकी तपस्या की, उनको प्रसन्न किया, सबको वरदान दे दिया। उन्होंने उनसे शक्तियां ली और शक्तियां लेके उन्हीं के पीछे पड़ गए। जी सबसे पहले भस्मासुर, वो बेचारा राख लेके आ रहा था और शिव जी को राख पसंद जी। थी, वो जाके शमशान घाट से राख उठा के ला रहा था। शिव जी भोले, उन्होंने देखा यार इतनी दूर इसको बेचारे को जाना पड़ रहा है, परेशान हो रहा है, थकान हो रही है इसको, उसको वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर तू हाथ रखेगा वो भस्म के राख बन जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, पहले तेरे पे रख के देखता हूँ। अब शिव जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, फिर विष्णु भगवान ने आगे बचाया, वो डांस डूंस करवा के उसके सर पे हाथ रखवाया। फिर ऐसे ही रावण को यज्ञ करने बुला लिया, उसको बोल क्या चाहिए, अपने नए घर का इनॉग्रेशन था, लंका बनाई थी पार्वती माता के लिए, उसको बोला क्या चाहिए, मुझे तो लंका चाहिए, तो लंका रावण के पास चली गई। ऐसी जो अंधकसूर है ना, ये भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होता था। अच्छा, इसने भी भगवान शिव को प्रसन्न करके बहुत सारे उनसे शक्तियां ले रहे, और शक्तियां ऐसी ले ली कि ये इक्वल पावरफुल हो गया। मतलब जितना बल शिव जी में है उतना ही बल इसने उनसे वरदान में प्राप्त कर लिया। अब इनका आपस में चल रहा है युद्ध। अब ये जो युद्ध था ना, ये मल्ल युद्ध था। मल्ल युद्ध कहते हैं कुश्ती को, जिसमें वेपन्स यूज नहीं होते, नॉर्मल रेसलिंग हो रही है, फाइट हो रही है। अब ये युद्ध ना कई वर्षों तक चलता रहा, ना तो शिव जी हार रहे ना अंधकसूर। शिव जी तो हारेंगे ही नहीं ऑब्वियसली, अंधकसूर भी नहीं हार रहा, लड़े जा रहे हैं। अब एक मोमेंट पे ना ये थक गए बहुत ज्यादा। जब थक के एक दूसरे से दूर हुए ना, तो शिव जी के शरीर से पसीना बहने लगा बहुत ज्यादा, और जब उस पसीने की बूंदें जमीन के कांटेक्ट में आई, धरती के कांटेक्ट में आई, तो एक बहुत बड़े विशाल महाभूत की उत्पत्ति हुई। अब देवताओं को समझ नहीं आ रहा कि ये देवता है, असुरों को भी समझ नहीं आ रहा कि ये असुर है, तो उन्होंने क्या किया, सृष्टि के जो रचयिता है ना वो है ब्रह्मदेव, वो उसको ब्रह्मदेव के पास ले गए। ब्रह्मदेव ने उस विशाल महाभूत को अपने मनस पुत्र की उपाधि दी और उसको वरदान दिया कि जब भी संसार में किसी भी भवन का निर्माण होगा जी, तो उस भवन में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होगी। नाभि में मैं स्थान ग्रहण करूंगा, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, जो किसी भी प्लॉट का सेंटर है, वो वास्तु पुरुष की नाभि है। तो वहां पे ब्रह्मदेव मैं स्थान ग्रहण करूंगा, और बाकी चारों तरफ देवता असुर जो है वो अलग अलग एनर्जी फील्ड्स हैं। 45 शक्तियां हैं, 45 एनर्जी फील्ड्स हैं, वो 44 शक्तियां हैं, एक ब्रह्मदेव हो गए, बाकी 44 शक्तियां वो। तो वहां से जो वास्तु की विद्या है ना, ये फील्ड में आई। एंशियंट टाइम्स में मैं बात करूं तो केवल जो राजा है ना, मैं पूछने वाला था, वो वास्तु को फॉलो करता था। बिल्कुल, केवल राजा वास्तु को फॉलो करता था। और एक कॉन्सेप्ट है राजवास्तु, प्रजावास्तु। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि राजा महाराजाओं के लिए अलग वास्तु होता था, प्रजा के लिए अलग वास्तु होता था। तो अब जो वास्तु है वो राजाओं के वाला वास्तु चल रहा है या अब इवॉल्वमेंट हो गई है जी। पहले तो क्या था ना, नॉलेज नहीं थी, ट्रेनर्स नहीं थे। अब हम पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, वास्तु करते भी हैं। तो अब क्या है ना, अब इवॉल्व हो गया है। अब क्या है, प्रजा वास्तु तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। जैसे क्या है, अगर आप 200-300 साल 500 साल पुरानी वास्तु के अगर आप ग्रंथ उठाओगे, इवन जो म्यूजियम्स के अंदर राजा महाराजाओं के समय पे जो कंपास रखे होते हैं ना, अगर आप वो भी उठाओगे ना, तो उन कंपास में आपको 16 दिशाएं दिखेंगी जी। जो एरोप्लेन के अंदर जो कंपास यूज होता है ना, उसमें 16 दिशाएं होती हैं। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हम 8 दिशाओं पे खत्म कर देते हैं। जबकि एरोप्लेन में भी 16 दिशाएं आज यूज होती हैं, है ना। तो जो 16 डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये राजवास्तु है। अब बेसिकली क्या हुआ, जब राजाओं के लिए इस्तेमाल होता था ना, तो अब प्रजा क्या कर रही है कि भाई राजा जो भी काम कर रहा है उसको सक्सेस मिले जा रही है, हर काम में पैसे पे पैसा कमा रहा है, और प्रजा क्या है, वहीं पड़ी हुई है। अब क्या ना, इन्होंने एक्सप्लोर किया, इनको वास्तु वाले मिल गए। इनको पता चला कि भी राजा जो है वो कुछ, इन राजा के पास विद्वान है जिनको वास्तु का भी ज्ञान है, जिनको ज्योतिष का भी ज्ञान है जी। राजा कोई भी काम कर रहा है इनसे पूछ के कर रहा है। तो प्रजा ने पकड़ लिया कि भाई तू बता। उस टाइम पे राजा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर ये वास्तु और एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट अगर आप मार्केट में लीक करते हो तो सर धर से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। अब वो फंस गए कि भैया उधर राजा मारेगा, इधर प्रजा मार देगी, तो बीच में मरा कौन, वास्तु वाला। बोले भाई हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे
राजा ने एक सिस्टम डिजाइन कराया जिसको बोलते हैं प्रजा वास्तु। अच्छा। प्रजा वास्तु क्या है? जिसको नॉर्मल, जैसे आपके पास कोई भी आ जाए 60-70 साल का व्यक्ति, उससे पूछो वास्तु क्या होता है, वो आपको एक ही बात बोलेगा, नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए जी, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट या किचन, दूसरी सेकंड किचन नॉर्थ वेस्ट में बना लो या टॉयलेट बना लो। ये 4 बातें बताएगा आपको जी। ठीक है। घर खुला खुला रखो, खिड़कियां खुली खुली रखो, सनलाइट घर में आए, ये हो वो हो, और जो भी काम करो वो ईस्ट फेसिंग करके करो। किचन में रोटी बनाओ ईस्ट फेसिंग करके बनाओ, पढ़ाई करो ईस्ट फेसिंग करके करो, अकाउंट्स का काम करो ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग कर ली, सारी चीज ईस्ट फेसिंग कर ली जी। ठीक है। एक्चुअली में जो ईस्ट फेसिंग है ना, पता क्यों है? क्योंकि सूर्य ईस्ट से उदय होता है जी। और भगवान पश्चिम में बैठे हैं। आपने सूर्य को देखना है, आपने भगवान को देखना है, भगवान को देखना है जी। पश्चिम मुखी जो है ना, वेस्ट फेसिंग, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। अच्छा। ईस्ट फेसिंग का कॉन्सेप्ट ही बकवास है। ओके। ईस्ट फेसिंग का, ये फेसिंग के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, डीप डिस्कशन करना है। हाँ, डीप डिस्कशन करेंगे। बट ये क्या है, पुराने समय से चलता आ रहा है। हमारी दादियां, अब घर में शादी थी तो बेटा एक बार निकालिए लिए वो अपना कंपास, देखियो ईस्ट सूरज का है, बिल्कुल। सूरज कहां से? यहां से, तो बेटा यहां होके बैठ जाओ ठीक है। मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, मेरी शादी में मेरे को ईस्ट फेसिंग बता रहे, मैं कहा मुझे नहीं बैठना ईस्ट फेसिंग, मैं पश्चिम मुखी बैठूंगा। इवन पंडित जी थे ना, उनको मैंने ये चीज समझाई, मैं पंडित जी आप प्लीज मेरे हिसाब से कर दो, मेरी शादी है ना जी। तो मैं अपनी शादी में पश्चिम मुखी बैठा था। तो अभिषेक भाई आपको दिक्कत नहीं हुई, मतलब पंडित जी को वास्तु का ज्ञान ना हो? पंडित जी अपने जानकार थे। अच्छा, पंडित जी अपने दोस्त थे। फिर अपन वैसे ही पंडित लेके गए थे जो अपनी सुने। फिर ठीक है। हाँ, तो पंडित जी अपने जानकार थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बोले भाई इसको सब पता है, जी। जो ये कह रहा है करो। तो ठीक है। अब प्रजा वास्तु जो है ना, ये क्या करता है, जिस घर में आप प्रजा वास्तु अप्लाई कर दो उस घर में व्यक्ति अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा ठीक है। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की एंट्री। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्री है ना, 22.5 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट होता है। 16 जो दिशाएं है ना, 360 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे जी, तो आपके पास 22.5 डिग्री का एंगल आता है जी। तो 22.5 डिग्री की एक डायरेक्शन होती है, और वास्तु में टोटल 32 एंट्रेंसेस होती जी। हैं। तो जब आप 360 के ज़ोडिएक को, चक्र को, जब आप 360 के चक्र को, वास्तु चक्र को जब आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 11.25 डिग्री आता है। तो 22.5 डिग्री की एक दिशा है, और इस दिशा में 11.25 डिग्री की 2 एंट्रेंस है। जैसे नॉर्थ 22.5 डिग्री, इसमें लेफ्ट पार्ट जो है वो 11.25 डिग्री N4 की एंट्रेंस, राइट पार्ट जो है वो 11.25 डिग्री N5 की एंट्रेंस, ऐसे करके कॉन्सेप्ट है। नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्रेंसेस होती हैं, N8 और E1। जो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस खोलने को बोला ना, वो बोला E1 की एंट्रेंस। N8 की जो एंट्रेंस होती है वो आपके दिमाग के ढक्कन ऐसे खोलती है, अनाप शनाप पैसे कमाते हो आप। अच्छा। अनाप शनाप। E1 की जो एंट्रेंस है वो आपके खर्चे करवाती रहती। ओके। जितना आप कमाओगे उतना खर्च हो जाएगा, सेविंग 0 होगी। अगर आप सेव करने की कोशिश भी करोगे ना, तो E1 की एंट्रेंस में क्या होता है, आपने 20,000 रुपए बचा लिए, आपका टीवी फूक जाएगा, आपको नया लाना पड़ेगा 20,000। जी जी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत खराब होते हैं घर में E1 की एंट्रेंस में। साउथ ईस्ट की जो रसोई है, ठीक है, साउथ ईस्ट में जो रसोई है, साउथ ईस्ट की दिशा अग्नि की दिशा है, और पैसा इस अग्नि। जब आप अपने घर में साउथ ईस्ट में रसोई बनाते हो ना जी, जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपके पास होता है। ठीक है। अभी आप, लेकिन आपकी क्या उस लेवल की सोच है? क्या आप, सही बात। क्या आप मर्सिडीज के बारे में सोच पा रहे हो? जी। क्या आप मर्सिडीज लेने के बारे में सोच रहे हो? नहीं सोच रहे। नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोचता। एक आम आदमी जो है वो नहीं सोचता। वो कहता भाई मेरी लाइफ में बस मेरे सेविंग्स हो जाए। वो कहता मेरे अकाउंट में 10-20 करोड़ रुपए पड़े हो, मेरे घर के नीचे 1 करोड़ की गाड़ी ना हो। बिल्कुल। वो नहीं सोचता। जबकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो गाड़ी जो है एक आदमी का जो गहना है ना, औरत का गहना श्रृंगार है, और आदमी का गहना उसकी गाड़ी, कपड़े और गाड़ी और एसेसरीज, बस। और आदमी के पास होता क्या नहीं। अब क्या आप उतना सोच पा रहे हो? नहीं। आप क्या सोच रहे हो? भाई मेरी EMI टाइम पे चली जाए जी, मेरे घर के खर्चे मेरे को मिल जाए, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े, उनकी फीस टाइम पे चली जाए, मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाए। उतना हो जाता है।
साउथ ईस्ट में जितना पैसा आप सोचते हो ना उतना आपको मिल जाता मिल है, जाएगा। लेकिन वो सोच बड़ी नहीं हो पाती। जी। ठीक है, तो एक्चुअल किचन जो है वो साउथ ईस्ट में ना होके साउथ ईस्ट के बगल में एक डायरेक्शन होती है जिसको बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वहां होनी चाहिए। ओके। क्योंकि वो डायरेक्शन कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। वहां का चूल्हा ना आपको रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस देता है, आपको और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है, और ऊंचा उठने के लिए मोटिवेट करता है। फिर आते हैं मास्टर बेडरूम पे। जी। ये भाई साहब एक इतना बड़ा मिथ है ना, मैं आपको बताऊं, किसी से पूछ लो, बच्चा भी बता देगा कि साउथ वेस्ट जो है वहां क्या होना चाहिए। वो बोलेगा भाई साहब वहां ना मास्टर बेडरूम होना चाहिए। जी। आज की डेट में अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, घर का मास्टर कौन है, मुखिया कौन है? जो अर्निंग मेंबर, जो मेन अर्निंग मेंबर है। जो भी आपने बात बोली ना, ये सारे में यही फैल रहा है कि मेन अर्निंग मेंबर, लेकिन मेन अर्निंग मेंबर जो है वो आपके घर का मुखिया नहीं होता। अच्छा। आपके घर के जो मास्टर हैं वो हैं आपके माँ बाप। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो आपके माइंड में है ना सबकॉन्शियस में, क्यों है? क्योंकि वो एनवायरनमेंट में है। जी। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, स्थिरता की डायरेक्शन है। जी। ठीक है, वहां पे आप अपने घर के मुखिया को, यानी कि अपने माँ बाप जो पूरी जिंदगी काम करके रिटायर हो चुके, जी, उनको सुला दो। साउथ वेस्ट में अपने माँ बाप को सुलाने से क्या होगा? एक, उनकी बॉडी स्टेबल रहेगी, उनकी हेल्थ स्टेबल रहेगी, उनके विचार स्टेबल रहेंगे, उन्हें टेंशन कोई नहीं होगी, उनकी आयु लंबी होगी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, भाई मैं सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा हूं तो अब मेरे पापा तो कुछ कर नहीं रहे, तो घर का मुखिया मैं हो गया, तो साउथ वेस्ट में मैं सोऊंगा। लेकिन दुनिया क्या करे, अब होता क्या है कि देखिए ज्ञानी व्यक्ति कम है, और जहां से ज्ञान फ्लोट हो रहा है, जो ये सारी चीजें फ्लोट हो रही हैं, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को प्रॉपर ज्ञान है। वो मिथ है, आप समझ सकते हैं आप इस प्रोफेशन में, क्योंकि अभी मेरे पास में कोई व्यक्ति आए थे वास्तु करने के लिए, उन्होंने जो मेरे को चीजें बताई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो किचन है उसके साथ में एक रूम है, वो आपका अग्निकोण है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं और है। कह रहे कि इसे लाल रंग। अच्छा, एज पर डायरेक्शंस। ठीक है ठीक है ठीक है। पर जब कोई और आए तो उन्होंने बोला नहीं, अग्निकोण तो बिल्कुल सही जगह। सर प्रॉपर करो ना, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाओ जी, 16 दिशाएं उस पे प्रॉपर गूगल अर्थ से डिग्री लेके मार्क करो, खुद करो। राइट, सिंपल, किसी पे रिलाई क्यों करना है? आप खुद करो, सीखो, खुद करो। तो अब मैं आपको बता रहा था, साउथ वेस्ट में अगर मान लो जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है, अगर वो सो जाए, पता क्या होगा? वो आलस से भर जाएगा। अच्छा, वो सुबह उठेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाए। क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कहती है भाई शांति, ओके, स्टेबल। क्यों उठना है? पड़े रहो। उठना ही क्यों है? पड़े रहो। तो जो व्यक्ति साउथ वेस्ट में सोता है ना, वो काम ही नहीं करता, वो उठता ही नहीं, वो पड़ा रहता है। आप अपने घर में, आप जस्ट इमेजिनेशन में आप ईस्ट देख लो, फिर वेस्ट देख लो, वेस्ट के लेफ्ट में 45 डिग्री वाला एरिया इमेजिन कर लो। सूरज पता है कहां से निकलता है? घर में। कर लिया। वहां पे जो सामान रखा है ना, वो सालों साल वहीं रखा है, वो हिलेगा ही नहीं। जी, ठीक है, वो हिलता ही नहीं। अभी पीछे मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, मेरे को वेट लॉस का कीड़ा लगा। मैंने कहा वजन बहुत हो गया जी, तो वजन कम करेंगे। अब मेरा दिमाग ना जिम से ज्यादा वास्तु में चलेगा, क्योंकि मेरा तो 24 घंटे यही है। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा यार अपन इतने मोटे हुए क्यों? मतलब डाइट भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ खा रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ, कुछ नहीं खाता मैं। मतलब मैं सांस लूंगा तो वेट बढ़ जाएगा, सांस छोड़ूंगा तो गिर जाएगा, ये सिस्टम है। तो डाइट नहीं है मेरी, मतलब किसी पतले आदमी के साथ मुझे बिठा दो, वो मेरे से ज्यादा खाएगा जी। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा एक बार चेक तो करे क्यों बदलाव क्या आया। शादी के टाइम पे 2015 में मेरी शादी हुई थी, विजिबल 2 पैक एब्स थे मेरे, ओके, और अच्छी फिजिक थी मेरी, बहुत बढ़िया बॉडी। मैंने उस टाइम को जब एनालाइज किया ना, तो उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई, तो मेरे घर में उस टाइम पे मेरे कपड़े, एक अलमीरा थी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां रहते थे। ठीक है, जब शादी हुई तो वो कमरा अटैच टॉयलेट था, और उसके साथ वाला कमरा विदाउट अटैच टॉयलेट। अब लेडीज को अटैच टॉयलेट ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू जेंट्स। तो मेरी वाइफ ने वो कपड़े सारे उठा के मेरे घर में साउथ वेस्ट वाली अलमारी में रख दिए। अच्छा, और अपने कपड़े ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख लिए। अब वो तो जैसी आई थी वैसी ही है। साउथ वेस्ट में कपड़े रखने से क्या होता है,
मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट में आप जो रखोगे वो वहां रखा रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। बिल्कुल। आपके कपड़े की सूरत में वहां रखे रहेंगे, जब आपको आने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। भाई शर्ट रख दी आपने उठाई पहनी, अरे यार बटन बंद नहीं हो रहा, दूसरे की चल टी शर्ट पहन ले और ले आएंगे। अब वो तो पड़ी है ना वहां पे, अब आप सोच रहे हो थोड़ा वजन कम करूंगा फिर आ जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना, नहीं फेंकी जाती। 2 साल पड़ी है वहां पर, वो यार तो अब तो आनी ही नहीं। अब तो एक होता है ना माइंड में कि अब नहीं, अभी आ ही नहीं सकती, अभी आउट ऑफ रीच हो गया, अब हटा इसको। तो साउथ वेस्ट में जिन लोगों के घर में कपड़े रखे हैं उनका वजन बढ़ने लग जाता है। जो साउथ वेस्ट में सो रहा है कुछ होता ही नहीं। एक दिशा है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बता दिया कि भाई नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना लो, ये बहुत बढ़िया है। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वहां पे टॉयलेट भी बताया, प्लस वहां पे स्टोर भी बताया कि यहाँ पे ना तुम अपना अनाज स्टोर करो। अनाज जो राजा से मिलता है ना, वो अनाज, जैसे राशन, आप आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में तो राशन कार्ड, जैसे एक गरीब व्यक्ति है उसको सरकार राशन दे रही है, पुराने जमाने में राजा अनाज बांटता था। तो बोला कि भाई जो अनाज तुम्हें राजा से मिल रहा है ना, इसको नॉर्थ वेस्ट में स्टोर कर लो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आपके 2-3 चीजों को रिप्रेजेंट करती है। एक आपका सपोर्ट सिस्टम जी, ठीक है। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट ना ये पिलर है। आप लाइफ में इस मुकाम पे हो तो नीचे ये पिलर है, ये पिलर हटेगा तो क्या होगा, धड़ाम नीचे गिर जाओगे। तो ये जो पिलर है ना, ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है। अनाज रखने से क्या फीलिंग जा रही है कि भाई अपने को ना राजा से अनाज का सपोर्ट मिलता रहे, अपने को और कुछ नहीं चाहिए जी। दूसरा, कोई व्यक्ति यहां पहुंचा तो टॉयलेट क्या करेगा, हट जा, नीचे आ जा। बिल्कुल। फिर मेहनत करके यहां पहुंचेगा, फिर नीचे आ। तो ये प्रजा वास्तु है। ठीक है, मतलब जो राजा का वास्तु था ठीक उसके उल्टा प्रजा का कर दिया, सिस्टम एक डिजाइन करवा दिया राजा ने कि भाई एक ऐसा सिस्टम कर दो, बनी रहे। हाँ, कि एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दो, राजा राजा रहे और प्रजा प्रजा रहे, बस। लेकिन अपन करते हैं राजवास्तु। अब आप जयपुर में या राजस्थान में जो राजाओं के महल हैं जी, आप वहां जाओ जी, वहां पे जाके जब आप देखोगे ना, तो राजा का जो बेडरूम है ना, किसी भी महल में चले जाना, जो राजा बड़ा हुआ जी, जिस राजा का नाम हुआ महल में, मेरे को एक किले का नाम एकदम से स्किप कर रहा हूं, मैं आपको भेज दूंगा। राजा का जो बेडरूम है ना, वो पता है कहां पे है, एग्जैक्ट वेस्ट में। अच्छा, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन में एक एनर्जी फील्ड होती है वरुण, और वरुण की दिशा में जब कोई व्यक्ति सोता है ना, तो वरुण है समस्त संसार की जितनी भी एनर्जीज हैं उनका कंट्रोलर, मतलब राजा। राजा ऑफ ऑल एनर्जीज दैट एग्जिस्ट इन वास्तु इज वरुण। मतलब वास्तु शास्त्र में जितनी भी एनर्जीज है ना, उन सबका मालिक, उन सबका कंट्रोलर है वरुण। तो राजा को कहां सुला दिया, वरुण की जगह पे। अब वरुण की जगह पे सो के राजा क्या हो गया, पावरफुल कंट्रोलर, पूरी प्रजा को सबको कंट्रोल कर रहा है। तो राजा का कमरा पश्चिम में दिया, राजा की रसोई जो है वो भी पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम की जो डायरेक्शन है, जो वेस्ट की डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन बेसिकली आपके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो किचन में आप क्या कर रहे हो, कच्ची सब्जियों को पका रहे हो ना, तो बैलेंस स्टेट में, मतलब येलो कलर वहां पे करके वहां पे किचन बना दी, तो राजा ग्रो कर रहा है। प्लस राजा की जो प्रजा है उसकी किचन साउथ ईस्ट में बना दी, कि जब ये खाएं तो इनको पावर का एहसास हो कि हाँ हम राजा के साथ है, ये है वो है जी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। एंट्री जो दी वो अलग है कॉन्सेप्ट, E3 E4 N3 N4 जो मैं आपको बताऊंगा अभी। आप जो वास्तु करते हैं, मैंने सुना है आप एस्ट्रो वास्तु करते हैं। हाँ, तो एस्ट्रो वास्तु और नॉर्मल वास्तु में क्या अंतर है? देखो, एक तो हो गई राजा वास्तु, ठीक है, जिसके अंदर आपने सारी चीजों पॉजिटिवली सब चीजों को सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया जी। इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल एडवांस कॉन्सेप्ट आता है जो कि है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु में क्या है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक घर है, उस घर में मान लो 3 भाई रहते हैं, एक ही फ्लोर पे 5 बेडरूम का अपार्टमेंट है, उसमें मान लो 3 भाई रहते हैं, फादर मदर रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। उस घर का बढ़िया आपने पैसे की एंट्रेंस दे दी, किचन बढ़िया है, सब कुछ है, बेडरूम्स अलग अलग हैं, बट बेडरूम भी सारे पॉजिटिव जोन्स में है, नेगेटिव जोन्स में कोई नहीं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। क्या उस घर में जो 5 भाई, 3 भाई हैं, क्या अगर एक भाई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने के, तो क्या बाकी 2 भी कमाएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है ना। एक भाई 10 लाख कमा रहा है, एक भाई 1 लाख कमा रहा है, एक भाई बिजनेस कर रहा है महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है जी। ये है ना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु। आपकी पत्री बताती है
आपकी हॉरोस्कोप बताती है कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट की जो डायरेक्शन है वहां पे आप सोओगे राजा बन जाओगे, बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी पत्री में, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट शनि को, ठीक है, अगर आपकी पत्री में शनि और शनि की राशियों की प्लेसमेंट अगर सही नहीं है तो वेस्ट की डायरेक्शन ऐसी तैसी कर सकती है। शनि अगर आपका 8वें घर में या 12वें घर में बैठा है और अगर आप वेस्ट में जाके सो गए तो आप राजा से रंक बन जाओगे। राजा बनना तो दूर की बात है, जिस लेवल पे उससे भी नीचे आ जाएंगे। तो ये एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट है और ये मेजर है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल वास्तु कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको गेन्स होंगे ही होंगे। बिल्कुल, एस्ट्रो वास्तु में श्योरिटी है। क्योंकि जो आज अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, तो वहां पर वास्तु करना या वास्तु से कंपैटिबल जगह मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटीज बन रही हैं। सर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं आपको बिल्डर्स की भी बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा बिल्डर्स का, लेकिन मैं आपको बिल्डर्स की भी बताऊं, अगर कोई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का वास्तु भी कराता है ना, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मेरे फ्लैट बिकने चाहिए जी। तो कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर किसी प्रोजेक्ट का वास्तु कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो एक ही काम करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आज मान लो आपको कोई नया घर खरीदना है जी। तो आप क्या करोगे, अपने वास्तु वाले को ले जाओगे साथ में जी। जितनी उसको नॉलेज है वो क्या करेगा, घर के सेंटर में कंपास खोल के देख लेगा, वो देखेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में इसके टॉयलेट किचन नहीं है, साउथ वेस्ट में इसके मास्टर बेडरूम है, एंट्री इसकी नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ या ईस्ट से होगा, ओके इतना सा वो कहते हैं भाई इतना कर दे। लेकिन जब आप किसी की पत्री के हिसाब से जब आप देखोगे ना, राइट, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि वो घर व्यक्ति को सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अब जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था या किसी से सुना भी मैंने, कॉर्नर प्लॉट्स, हाँ, कि कॉर्नर प्लॉट्स में जैसे ही आप जाएंगे तो विद इन 10 ईयर्स 15 ईयर्स आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। मिथ्स हैं। देखो ये मार्केट जो है ना, ये जो मंडी है बेसिकली जो है ना, जबकि मेरा खुद का एक प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट है? बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको लिए हुए? मेरे को कम से कम, मैं तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो, हाँ, तो मिला हुआ विरासत में। क्या हो गया फिर? कुछ भी नहीं हुआ, रेट बढ़ रहे हैं दबा के। हाँ जी, डिमांड पूरी। कॉर्नर प्लॉट है, रेट तो बढ़ेंगे। मैं खुद कॉर्नर प्लॉट में रहता हूँ जी। मेरा जो घर है वो कोने का घर है जी। और मैं मेरे को उस घर में 25 साल हो गए रहते, 25 भी नहीं ज्यादा हो गए, 30 साल हो गए मुझे रहते हुए जी। ठीक है, मैंने भी सुना, मेरे पास लोगों के मैसेज आए, इंक्वायरीज आए, भाई सब कॉर्नर प्लॉट में क्या हो गया, क्यों इतना मतलब क्यों इतना तहलका मचा रखा है कॉर्नर। मैं कहा अच्छा चलो चेक करते हैं भाई। अब देखो मैं किसी चीज को ना डिनाई नहीं करता जी, मैं सिर्फ चेक करता हूं। मैं कोई कह रहा है तो भाई अगले की कोई रिसर्च होगी या क्या होगा, मैंने ढूंढना शुरू किया जी। मैं रोहिणी रहता हूँ जी, मैं पीतमपुरा गया, अपने को पता होता है भाई यहाँ का सबसे बड़ा आदमी कौन है। पीतमपुरा का सबसे बड़ा आदमी कॉर्नर प्लॉट में रहता है, ठीक है। 13 करोड़ का घर जो पीतमपुरा में घर है ना, जो उसका 13 करोड़ का घर है, प्लॉट है जी। उस प्लॉट पे 13 करोड़ का एक प्लॉट है, मान लो फॉर एग्जांपल 300 गज का प्लॉट है, उसको बनाने में कितने पैसे लगेंगे? बिल्कुल 4 करोड़, कम से कम 5 से 6 करोड़। कोई ज्यादा लैविश बनाएगा 6 करोड़, 22 करोड़ रुपए लगाए हैं बनाने में। बिल्कुल ठीक है, सालों से रह रहा है वहां पे, और पहले भी वहीं रह रहा था, डेमोलिश करके नया बनाया। अच्छा, पीतमपुरा का सबसे बड़ा आदमी है। शालीमार बाग का जो रिचेस्ट मैन है, कॉर्नर प्लॉट में रहता है, घर के बाहर रेंज रोवर स्पोर्ट भी खड़ी है, लंबोर्गिनी भी खड़ी है, फरारी भी खड़ी है शालीमार बाग में, मैंने खुद देखी है। ये तो चलो नॉर्मल हो गए। देश के राजा कौन है? मुकेश भाई, बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट में रहते हैं। एंटीला जो है वो कॉर्नर प्लॉट है जी, गूगल पे दिख जाएगा, कोई जाके देखे तो जाके देखे, कॉर्नर प्लॉट है एंटीला। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, दोनों के घर, मैं तो जो मैंने देखे वो बता रहा हूँ, दोनों कॉर्नर प्लॉट है। तो क्या ये बर्बाद हो गए? हाँ, मतलब तो ये ना वहां पर ना तो कोई डेथ हुई है ना ये मिथ्स है। एक मैं आपको बताता हूँ एक मैंने पता नहीं रील देखी, क्या देखी, मैंने देखा, अगर आपने अपने घर का गेट खोला और गेट खोलते ही आपको सोफे दिख रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपके घर में जो बच्चे हैं ना वो पढ़ाई नहीं करते। ये तो कोई बात नहीं। 140 करोड़ की जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या में मैं समझता हूं 139 करोड़ के यहाँ पे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। मेरे घर में भी मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मैं तो खुद वास्तु करूं, मेरे घर में भी नहीं करते बच्चे पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाना पड़ता है। दिखेगा तो ये ना, ये एक मार्केटिंग गिमिक्स कह सकते हो इनको, स्ट्रेटजीज कह सकते हो लोगों को, मतलब अब क्योंकि खोलते ही भाई सोफा ही दिखता है, सोफा ही दिखेगा। मैंने अपना घर खोला, मैं कहा यार मेरा गेट खोलते ही सोफा दिख रहा है, ये दोनों तभी नहीं पढ़ते। तो मतलब मेरे को कई चीजें जो कि, क्योंकि ये एक साइंस है,
हाँ, साइंस। और बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ में ही वास्तु होता है। हाँ जी। बट मुझे जो अभी लगता है कि एक ड्रॉबैक कि लोगों को एक तो नॉलेज कम है, और साथ में जो लोग वास्तु कर रहे हैं, जो वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन्हें भी कई बार मेरे को लगता है नॉलेज पूरी नहीं है। तो क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज बहुत है, तो और लोग कर लेते हैं एंड उसको इसमें बहुत डीप रिसर्च की जरूरत है। हाँ, इसमें एक्चुअली में ना जो मैं रिकमेंड करता हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई प्रैक्टिस करो। जैसे मैं जब एडवांस कोर्स कराता हूँ उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जी, अब वो कहते हैं जी हम प्रैक्टिस कैसे करें। मैं उनको हमेशा पता है क्या बात बोलता हूँ, मैंने कहा भाई तुम्हें ना तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ना तुम्हें अपने यार दोस्तों पे करना, ना तुम्हें अपने रिश्तेदारों पे करना। तुम एक काम करो, मैं आपको आज एक बताता हूँ प्रैक्टिस करने का तरीका जो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। जी, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे घर के आसपास मॉल्स भी हैं, तुम्हारे घर के आसपास दुकानें भी हैं, तुम्हारे ग्रोसरी स्टोर भी हैं, कपड़ों की दुकान, कुछ है ना, सब कुछ। तुम जाते हो ना घूमने फिरने, अगली बार जब भी तुम जाओ तुम्हें क्या करना है, एक दुकान जिसमें कस्टमर की भीड़ लगी है, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो पिज्जा हट हो, चाहे वो किसी कपड़े की दुकान हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके अंदर जाओ और मोटा मोटी ना आपको एक कमरे का सेंटर आप भांप लेते हो कि भाई वहां से लेकर यहां तक, और ऐसे करके एक मोटा मोटी ये सेंटर, मैं कहूँ भाई सेंटर में खड़े होके अपना कंपास ऑन कर लो मोबाइल में, उसके अंदर बस ये ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कि इसका कैश काउंटर कहाँ पे है, इसकी एंट्रेंस कहाँ पे है, इसने टॉयलेट्स कहाँ पे बना रखे हैं, टॉयलेट है भी या नहीं जी, इसका कस्टमर कहाँ पे बैठा है, इसने फ्रायर्स कहाँ पे लगाए हुए हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर दो और फोन में ही अपने नोट्स बना लो। जी। तो तुम्हें पता चलेगा कि क्यों भीड़ लग रही है, और जो खाली बैठा है तुम्हें पता चलेगा कि वो खाली क्यों बैठा है। ये टॉयलेट्स से मेरे को याद आया, टॉयलेट्स की क्या भूमिका है, मतलब हर डायरेक्शन में एक टॉयलेट की भूमिका है। हाँ बिल्कुल। तो टॉयलेट्स कहते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप बर्बाद हो जाओगे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट बेसिकली क्या है। वास्तु पुरुष जो है ना, जिनको ब्रह्मदेव ने बांधा चार दीवारी में, वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में फॉल करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में टॉयलेट आ गया ना, तो बेसिकली क्या होगा, टॉयलेट क्या है, टॉयलेट इज द एक्टिविटी ऑफ डिस्पोजल। जी, जहां आप टॉयलेट बनाओगे, टॉयलेट उस दिशा की एनर्जीज को डिस्पोज करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। ठीक है, नॉर्थ में बनाओगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज की है, अपॉर्चुनिटीज डिस्पोज होनी शुरू हो जाएंगी, क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे। जी, साउथ में बनाओगे, साउथ की डायरेक्शन फेम की है, आपका फेम डिस्पोज होना शुरू हो जाएगा। एक डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट, जो कि डायरेक्शन ही डिस्पोजल की है। ओके, वहां पे टॉयलेट बहुत बढ़िया होता है, वहां पे आप बनाओगे बहुत अच्छा है। दूसरी डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो डिप्रेशन की है, वहां टॉयलेट बनाओगे बहुत अच्छा है। लेकिन और दिशाओं में टॉयलेट नहीं बन सकता। अगर अब क्या है ना, बनाना तो पड़ेगा ही ना, ऐसा बन गया है, बनेगा ही अब क्या बनेगा, करें? वो बैलेंस हो जाता है, उसमें पत्तियां लग जाती हैं, स्टील की स्ट्रिप भी लगती है, ब्रास भी लगती है, पत्तियां लगती हैं, वो बैलेंस हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ, अब जैसे क्या है, एक व्यक्ति के हाथ में दर्द है, ठीक, हाथ में दर्द है, कोई एलर्जी है, इस एलर्जी को क्योर करने के लिए हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को इंस्ट्रक्शन कौन देगा, ब्रेन। राइट, ब्रेन बोलेगा ना कि भाई जाओ देख के आओ हाथ में क्या तकलीफ है। पैर में दर्द है तो भी ब्रेन भेजेगा ना वाइट WBC को कि भाई जाओ देख के आओ क्या वायरस है, अटैक करो उसको, मारो। लेकिन अगर ब्रेन में ही टॉयलेट हो, अगर टॉयलेट ब्रेन को ही डिस्पोज ऑफ कर दे, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट क्या करता है, दिमाग को डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो इसलिए व्यक्ति जो है ना, वो बर्बादी की कगार पे चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडीज नहीं होती। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, 2 इंची चौड़ी ग्रीन कलर की टेप आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में लगा दो, 80-90% नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना सकते हो या इम्पैक्ट कम हो जाएगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, देखो आज एक व्यक्ति है, वो सक्षम है, उसको पता चला भाई मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और ये बेकार है, वो कहता भाई इस घर को चेंज करो, चेंज करेगा, इस घर को छोड़ के दूसरे में चलो। लेकिन क्या ये हर कोई पॉसिबल है, हर किसी के लिए नहीं है भाई। एक वास्तु की यूटिलिटी भी है, यूटिलिटी भी यही है। अब एक व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति है जो नहीं कर सकता ये चीज, जो परेशान है लाइफ में, मैं उसको सिर्फ इतना कहता हूं भाई एटलीस्ट ये तो कर ले, एटलीस्ट ये तो कर ले, कुछ तो कर, मतलब रोने से क्या फायदा, कुछ तो कर। मैंने एक वीडियो डाली थी यही कि नॉर्थ ईस्ट में ना तुम ग्रीन टेप, एटलीस्ट ग्रीन टेप तो लगा लो, कुछ नहीं हो सकता तो घर तो चेंज करना ही करना है, ये टॉयलेट बंद करना है, लेकिन एक बार टेप तो लगाओ।
जितनों ने टेप लगाई ना खुश हैं वो। खुश है। हाँ, वो कह रहे भाई साहब मेरे तो सर में दर्द होता था वो ठीक हो गया, किसी की हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए, किसी का कुछ ठीक हो गया। अभिषेक भाई एक और चीज है कि टॉयलेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उसमें सीट की जो कम्बोर्ड होता है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, या इससे भी फर्क पड़ता है? नहीं, बेसिकली तो जोन मैटर करता जोन है। मैटर। अगर जोन में नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी टॉयलेट आ गया ना, ओके। वैसे अगर हम वास्तुशास्त्र के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो टॉयलेट सीट की प्लेसमेंट है वो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। ओके। जब आप सीट पे बैठे हो तो आपका मुख या तो नॉर्थ की तरफ हो या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। ओके। ये फेसिंग फाइनल है। किसी भी दिशा में, साउथ में टॉयलेट है तो भी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही देखना है, वेस्ट में है तो भी ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही टॉयलेट सीट की फेसिंग होनी चाहिए। ओके। लेकिन जोन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, मान लो नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट बन गया, ठीक है, आपने ग्रीन टेप तो साथ के साथ लगा दी जी। एक और उपाय है। जी। उपाय पता क्या है, आप टॉयलेट सीट के ढक्कन को हमेशा बंद रखो। ओके। हमेशा ढक्कन को बंद रखो। और अगर मान लो उस टॉयलेट को कम से कम यूज करो, जैसे मान लो वो कॉमन टॉयलेट है तो उसको यूज मत करो, सीट बंद रखो, दूसरे रूम्स के टॉयलेट यूज कर लो। एक ही है तो आपको करना ही है, लेकिन करते ही सीट बंद कर दो उसकी। ओके। ठीक है। अब मान लो किसी की इंडियन, लोग ऐसे ना, अब ये आप डालोगे ना इसमें कमेंट आएंगे कि भाई मेरे तो इंडियन सीट है। भाई इंडियन सीट के भी टॉयलेट के कवर्स आते हैं, मतलब अमेज़न पे लिखो आते हैं, तो वो सीट का कवर बंद देखिए कमेंट तो आएंगे। हाँ, कमेंट तो आने ही है, और कमेंट इसीलिए उनको पता है ना क्या आता है, तो पहले से ही मैं कहा भाई वो सीट के कवर आते हैं। क्योंकि कमेंट उनके भी आते हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें भी बिलीव हो जाता है। सर देखो, मैं भी नहीं करता था बिलीव जी, लेकिन मैं मानता इसलिए नहीं था क्योंकि मैं जानता नहीं था। जी, मैंने जान लिया तो फिर मुझे मानना पड़ा कि यार कुछ तो है। अच्छा, एक और चीज लगातार हम सुनते हैं कि छत के ऊपर अपने ये मत करो, छत के ऊपर सामान मत रखो। हाँ, छत इंपॉर्टेंट है बहुत। छत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपकी पर्सनल छत है, छत के आप ओनर हो, तो छत पे आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी छत पे कबाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर आपने अपनी छत पे कबाड़ रखा हुआ है तो हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। अच्छा। प्लस माइग्रेन इश्यूज उस घर में होते ही होते हैं। ओके। क्योंकि छत पे कबाड़ रखने से आपके सर के ऊपर भारीपन आ गया। ठीक है, तो माइग्रेन इश्यूज प्लस हार्ट रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है अगर छत पे कबाड़ है तो। दूसरी चीज, जो आपकी छत है उस पे पानी की टंकियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जी। क्योंकि जो पानी की टंकियां है ना वो आपकी छत को एक हाइट देती हैं जी। और वास्तु में जो मैक्सिमम हाइट है वो या तो साउथ में होनी चाहिए या वेस्ट में होनी चाहिए जी। एक मिथ है कि साउथ वेस्ट को सबसे ऊंचा करो। जिन घरों में साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है ना, उन घरों में भी बीपी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अच्छा, वो भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज के अंदर एक कॉमन टैंकी होती है। हाँ, तो उसको तो हटा ही नहीं सकते। वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, वो कॉमन है। और अगर करेगी भी, मैं उसका छोटा सा ही आपको उपाय बता दूं जी। मतलब एक सिंपल उपाय, आपका फर्श ऊंचा है नीचा है, आपकी छत ऊंची है नीची है जी। सिंपल सा उपाय, 250 रुपए का उपाय है जी, बताइए ना। 50 रुपए में एक फोटो प्रिंट होगी जी। और उसका 200 रुपए में फ्रेम होगा ब्लैक कलर का। ओके। और फोटो किसकी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की फोटो, जो बर्फीले पहाड़ होते हैं ना व्हाइट कलर के, माउंट एवरेस्ट की फोटो 50 रुपए का प्रिंट कराओ एक ही शीट पे, ब्लैक फ्रेम कराओ 200 रुपए का और अपने घर के वेस्ट में लगा दो। अच्छा, पूरे बिल्डिंग की स्लोप बैलेंस हो जाएगी आपके फ्लोर की। अरे वाह। बस। तो अभिषेक भाई एक और चीज मेरे को आपसे पूछनी थी कि जैसे घर का वास्तु होता है, ऐसे ऑफिस का और फैक्ट्रीज का अलग अलग वास्तु होता है या कॉमन ही होता है ये सब? वैसे तो बात करें तो करने का तरीका सेम है। जिस तरीके से आप घर का वास्तु कर रहे हो जी, वैसे ही ऑफिस का वास्तु, वही चक्रा लगना है ऑफिस में भी, वही चक्रा लगना है फैक्ट्री में भी। लेकिन जैसे आपकी 3 अलग अलग साइट्स हैं, घर, ऑफिस और फैक्ट्री। बिल्कुल। इन तीनों का ना अलग अलग पर्पस है। जितनी भी आपकी साइट्स होती हैं उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। घर का क्या पर्पस है कि आप जिस घर में रहो उस घर में सबसे पहले पैसे की बरकत होती रहे, रिलेशनशिप्स आपके बढ़िया रहे, हेल्थ आपकी बढ़िया रहे और आप रातों रात, मतलब एवरीडे आप तरक्की करो जी, शांति रहे, पीस रहे। बंदा चाहता है कि यार जब मैं घर पे जाऊं ना, पूरे दिन काम करके जब मैं जाऊं तो घर में एंटर करते ही मेरी थकान उतर जाए, मेरे बच्चे बढ़िया खेल रहे हो, मेरी वाइफ, मेरी मदर, फादर सब खुश हों। तो घर में ना खुशहाली का माहौल चाहता है व्यक्ति जी।
ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरा माल दबा के बिके, पेमेंट मेरी टाइम पे आए, बिल्कुल, मेरा स्टाफ जो है वो बिना बोले परफॉर्म करे और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। फैक्ट्री में व्यक्ति क्या चाहता है, रॉ मटेरियल टाइम पे आ जाए, प्रोडक्शन तरीके से हो जाए, मशीन ब्रेकडाउन्स ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो इनके ना अलग अलग पर्पस हैं। अब सबसे पहले अगर हम घर की बात करें तो घर का वास्तु जो है ना वो आपको 50% रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में। जी, ठीक है, दो पार्ट में बांट देते हैं, एक घर का वास्तु बांट दिया, एक ऑफिस और फैक्ट्री। 50% कंट्रोल करेगा घर का वास्तु। घर का वास्तु सेट करके आप व्यक्ति की रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो, राइट, आप हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो, प्लस व्यापार में जो भी परेशानी जैसे पेमेंट नहीं आ रही टाइम पे कुछ भी, वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं, वो भी घर से इफेक्ट कहीं हद होगी। तक या पूरी तरीके से, पूरे तरीके से। लेकिन 100% अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ऑफिस और फैक्ट्री को भी बैलेंस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने घर का वास्तु सेट कर दिया तो ऑफिस भी सेट हो गया, फैक्ट्री भी सेट होगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हाँ, अब ऑफिस में, अब जैसे मैं आपको एक एक करके लेके चलता हूँ। जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर का वास्तु सेट करते हो, व्यक्ति की रिलेशनशिप्स ठीक हो गई, हेल्थ ठीक हो गई। ऑफिस में हम शिफ्ट करें, ऑफिस का वास्तु आप सेट करते हो ना तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपके ऑर्डर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपका जो पेमेंट का फ्लो है, जो पेमेंट की रोटेशन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो जब आप फैक्ट्री का वास्तु सेट करते हो तो जिस दिन आप फैक्ट्री की रेमेडीज कंप्लीट करोगे, आप विद इन 1 to 2 मंथ्स में आप ऑब्जर्व करने लगोगे आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। अच्छा, मशीन वही है, स्टाफ वही है, लेबर वही है, टाइम उतना ही है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने लग गई है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज इंप्रूव होने लग गई हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट में फ्लॉज होते हैं वो कम होने लग गए हैं, मशीन ब्रेकडाउन कम होने लग गई। मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे फैक्ट्री का जो मशीनरी है वो एक गलत जगह पर है रखी हुई, उसको अगर एक डायरेक्शन में रख दिया जाए तो वहां से आपकी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और तो मतलब कुछ टिप्स बताएंगे किस जगह पर मशीनरीज होनी चाहिए, किस जगह ऑफिस होना चाहिए? ठीक है, तो पहले ऑफिस की बात करते जी, हैं। सबसे पहले ऑफिस की बात करते हैं। 16 दिशाएं हैं, मैं आपको एक चक्र की फोटो भेजूंगा, वो चक्र आप स्क्रीन पे आप शो कर सकते हैं ताकि ऑडियंस देख पाए। 16 दिशाएं वास्तु चक्र बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट, जैसे आपको 8 दिशाएं पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर 4 दिशाएं कोनों में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इनके अलावा जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उसके लेफ्ट और राइट में भी एक दिशा है। लेफ्ट में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाओ, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी टोटल 16 दिशाएं हैं। अब ऑफिस में जितना भी सेल्स का स्टाफ है उसकी जो आइडियल डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन आपको क्लाइंट्स देती है। तो अगर आपका सेल्स वाला स्टाफ नॉर्थ में बैठ के कॉल कर रहा है या कॉल उठा रहा है तो क्या होगा, क्लाइंट का कन्वर्जन रेशियो भी अच्छा होगा, प्लस कॉल्स भी ज्यादा आएंगी। बिल्कुल। जितना भी आपका मार्केटिंग स्टाफ है, मार्केटिंग की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। तो अगर मार्केटिंग वाले अगर ईस्ट में बैठे तो वो मार्केटिंग बहुत अच्छी करेंगे। पेमेंट रिकवरी के लिए जो आइडियल डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। तो अगर आपका अकाउंटेंट या वो जो पेमेंट मांग रहा है वो अगर साउथ ईस्ट में बैठे तो पेमेंट जल्दी आई, टाइमली रिकवर। ब्रांडिंग जो है वो साउथ की डायरेक्शन है, ब्रांडिंग वाला अगर साउथ में बैठे तो आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है। फिर HR डिपार्टमेंट कह लो या रिलेशनशिप मैनेजमेंट कह लो, वो साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठे वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लो आपका काम जैसे फॉर एग्जांपल YouTube है तो आपको एडिटर्स की जरूरत है। बिल्कुल। एडिटिंग या डिजाइनिंग ये वेस्ट का काम है। अगर आप अपने डिजाइनर्स को, अगर आप अपने एडिटर्स को वेस्ट में बिठाते हो ना तो वहां पे जो वो एडिटिंग करेंगे ना वो इतनी बढ़िया एडिटिंग, सबको मजा आएगा। अरे वाह, सबको पसंद आएगी। फिर एक डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है, राजवास्तु में बात करें ना जी, तो राजा का अकाउंटेंट बैठता था नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, तो अगर आप अपने अकाउंट्स की किताबें या अपने अकाउंटेंट को अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बिठा दो वो आपके लिए बेस्ट है। अब थोड़ा सा नेगेटिव बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे आती है। कुछ दिशाएं वास्तु में अवॉइड करनी चाहिए जहां पे कोई भी ना बैठे तो अच्छा है जी। सबसे पहले नंबर पे जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन डिस्पोजल की डायरेक्शन है। वहां पे अगर आप
किसी भी स्टाफ को बिठाओगे, गारंटी है वो परफॉर्म नहीं करेगा, या तो वो छोड़ के चला जाएगा या वो परफॉर्म नहीं करेगा। प्लस साउथ साउथ वेस्ट वाला स्टाफ जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी पहुंचाएगा। अच्छा, किसी भी वे में पहुंचा सकता है, चोरी हो सकती है, डेटा लीकेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। इसके बाद एक डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वहां पे अगर स्टाफ बैठता है ना, मान लो बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टाफ है जी, वो वहां बैठ के ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन डिप्रेशन की होती है, तो वहां बैठ के वो रोता रहेगा, अपने ख्यालों में खोया रहेगा, रोता रहेगा, उसको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं ना मैं अच्छा नहीं कर रहा, अच्छा, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है एंजाइटी टेंशन की। वहां पे अगर कोई भी स्टाफ बैठा है वो गुस्से में रहेगा, सबसे लड़ाई करता रहेगा। फिर एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना, वहां पे अगर आप स्टाफ को बिठाते हो, इवन मालिक भी अगर वहां बैठ जाए जी, तो कंपनी की ऐसी तैसी हो जाती है। कैसे हो जाती है? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है ना वो दिमाग के ढक्कन खोल देती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टाफ बैठ रहा है तो उसको ये लगने लगता है कि भाई ये कंपनी मैं चला रहा हूं, अच्छा, मैं हूं तो कंपनी चल रही है, मैं चला जाऊंगा तो बंद हो जाएगी। वो अपने आप को राजा समझने लग जाता है। बॉस अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए तो बॉस जो है ना वो अपने स्टाफ की वर्थ नहीं करता, उसको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं, तो वो अपने स्टाफ को रिटेन नहीं कर पाता। तो ये 4 दिशाएं आपको अवॉइड करनी है 16 में से। बाकी की जो 12 दिशाएं हैं ना उनको आप इस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। एक अगर हम एमडी की बात करें जो कंपनी का मालिक है जी, उसके लिए जो आइडियल डायरेक्शन है, वैसे अगर हम बात करें तो वो वेस्ट है, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन गेन्स की होती है। वहां पे अगर वो बैठे तो बढ़िया है उसके लिए, कंट्रोल भी अच्छा रहेगा क्योंकि वरुण देव की एनर्जी है, और बैठे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पे रोल प्ले करता है एस्ट्रो वास्तु। अगर आपकी पत्री में मतलब वेस्ट की डायरेक्शन नुकसान दे रही है तो वहां बैठने से कुछ नहीं होगा। वहां पे फिर आपको हॉरोस्कोप देख के उसको डिकोड करना पड़ेगा कि नॉर्थ अच्छा है, साउथ अच्छा है, ईस्ट अच्छा है या वेस्ट अच्छा। अच्छा, हाँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब फैक्ट्री में चलते हैं जी। अब फैक्ट्री के अंदर क्या है, मैंने आपको सबसे पहली फैक्ट्री में ना बेसिकली क्या होता है, जो मैं नॉर्मली गलतियां देखता हूं जिसकी वजह से लोग घबराते हैं फैक्ट्री का वास्तु क्या होता है। एक मशीन, एक ना बहुत बड़ा मिथ है, जो भी चीज जो भारी है ना जी, वो साउथ वेस्ट में लगवा दो। हाँ, बहुत बड़ा मिथ है, भारी है साउथ वेस्ट में लगवा दो, भारी है साउथ वेस्ट में लगा दो। मैं एक क्लाइंट के गया, उन्होंने साउथ वेस्ट में एक मशीन लगा रखी, ठीक है, और वो मशीन सीएनसी मशीन है, डिजाइनिंग करती है। ओके, सीएनसी मशीन की जो आइडियल प्लेसमेंट है वो वेस्ट है, उन्होंने साउथ वेस्ट में लगा रखी है। मैंने आपको क्या बताया कि साउथ वेस्ट में आप कुछ भी लगाओगे ना वो स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बिल्कुल। अब वो भाई फैक्ट्री का मेन पार्ट ही है, जब तक आपका सांचा नहीं बनेगा जिसके अंदर प्रोडक्ट बनना है तब तक कैसे, वो मशीन चल ही नहीं रही, ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये मशीन अपने को इधर शिफ्ट करनी है वेस्ट में। उनको मैंने ऐसे बताया, बोले सर थोड़ा बहुत वास्तु का ज्ञान मैं भी रखता हूँ। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है, तभी आपने मुझे बुलाया है, जी, इसको ज्ञान होता है वही बुला रहा है मेरे को। तो मैंने कहा बताओ, कह रहे सर ये मशीन तो बहुत भारी है, तो आप जो है इसको वेस्ट में क्यों करवा रहे हो, ये तो साउथ वेस्ट बाहर का होता है। तो मैं भाई साहब आपका वजन कितना होगा? बोले भाई साहब 130 किलो। तो मैंने कहा आपने कैबिन अपना नॉर्थ में बना रखा है, 130 कोई हल्का होता है, आप खुद भी साउथ वेस्ट में बैठे हो। तो ये हल्का भारी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक वेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेसिकली साउथ वेस्ट स्थिरता देता है। तो लोगों ने इसको कंफ्यूज ये कर लिया कि जिस चीज को तुम हिला नहीं सकते, भारी है, उसको साउथ वेस्ट में जाकर टिका दो। ऐसा नहीं होता। फैक्ट्री में बेसिकली आपको चाल बनानी है। चाल कैसे बनानी है? रॉ मटेरियल आया, मशीन 1, रॉ मटेरियल के पास में मशीन 1 होनी चाहिए, मशीन 1, मशीन 2, पैकेजिंग, डिस्पैच, अगेन रॉ मटेरियल। अब क्या है, आपकी एंट्री मान लो नॉर्थ की है फॉर एग्जांपल, या आपकी एंट्री साउथ की है, आप रॉ मटेरियल को एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लाइंट को ये बोलो कि भाई साहब रॉ मटेरियल तो यहां रखना है, फिर यहां पहली मशीन यहां रखनी है, फिर इसका जो आउटपुट है दूसरी मशीन यहां रखनी है, इसका आउटपुट वहां जाएगा, तो क्लाइंट पता क्या बोलेगा? बोले भाई साहब मेरी जो लेबर है ना, माल कोई ढोती रह जाएगी, बिल्कुल, काम तो कोई करेगी नहीं, माल को ढोती। तो फैक्ट्री की वास्तु में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको फैक्ट्री में चाल बनानी है कि भाई जब रॉ मटेरियल आप एक पर्टिकुलर जगह पे रख रहे हो ना, तो उसके पास में पहली मशीन हो, उसके पास में दूसरी मशीन हो, और जो पैकेजिंग और डिस्पैच का एरिया है वो कोशिश करके एंट्री के पास बनाया जाए, ताकि
माल लोडिंग अनलोडिंग इजी हो, ठीक है। चाल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो वास्तु में रॉ मटेरियल रखने के लिए आइडियल है। क्यों आइडियल है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब आप रॉ मटेरियल रखते हो तो फैक्ट्री क्या है भाई, मेरे बिना ये फैक्ट्री चल ही नहीं सकती, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज है, ओनली रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होगा तो फैक्ट्री चलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप रॉ मटेरियल रखते हो ना, तो वहां पे रॉ मटेरियल हमेशा बढ़ता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। रॉ मटेरियल कब आएगा? जब वो प्रोसेस होकर बिक जाएगा, तभी नहीं आएगा। तो वो फैक्ट्री की चाल पहली। अब रॉ मटेरियल के बाद अपने पास दो दिशाएं हैं, या तो आप लेफ्ट में या राइट में। मशीन पे डिपेंड करता है कि आपकी मशीन जो है वो अगली क्या काम कर रही है। उसको हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करें, या इधर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में प्लेस करें, फिर ऐसे चाल बनेगी। अब मान लो साउथ फेसिंग फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल आप नॉर्थ ईस्ट में ले गए, आपने चाल बना दी। या मान लो रॉ मटेरियल आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख पा रहे आप, आपको इधर कहीं और कहीं किसी वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में कहीं रखना पड़ रहा है। उस केस में हम सिंपली क्या करते हैं, मैं क्लाइंट को रिकमेंड करता हूं कि जी कहीं भी रखो, नेगेटिव जोन्स में नहीं आना चाहिए, डिस्पोजल में, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। आप यहां रखो, लेकिन आप क्या करो, थोड़ा सा रॉ मटेरियल नॉर्थ ईस्ट में रख दो। अच्छा, थोड़ा सा तो रख सकते हैं ना, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में रख दो। फिर जो आपके पैकेजिंग और फिनिश्ड गुड्स हैं, वो नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर रखे होते हैं तो जल्दी बिकते हैं। अच्छा, तो अगर आप सारे नहीं रख पा रहे, आपकी एंट्री साउथ की, और आपको साउथ साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में ही आपको रखने हैं, तो भाई थोड़े से जाके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में रख दो, तो भी बैलेंस हो जाता है। अच्छा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा टेक्निकल वो है। हाँ। और उसको बैलेंस करने के तरीके भी हाँ। हैं। उसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आप कुछ चीज हैं जो ट्रीटमेंट तो होता ही है जी, बाकी रेमेडीज हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, मेटल की स्ट्रिप्स लगती हैं, स्टड्स लगते हैं, बहुत चीजें लगती हैं। अच्छा, वो बूस्टर्स हैं, वो बूस्टर्स हैं, वो एम्पलीफाई करेंगे चीजों को। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे घर के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि घर सबसे नजदीक है लोगों के। तो घर के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है ऐसा कि हमारे वास्तु की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, हाँ। इवन डेथ्स हो जाती हैं। हाँ हाँ, तो ये मिथ है या ये रियलिटी है? ये रियलिटी है जी। देखो, कोई भी प्रॉब्लम अगर घर में किसी भी व्यक्ति को हो रही है, तो कोई ना कोई वास्तु दोष उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जी। वास्तु दोष की बात करें तो वास्तु में जो सबसे बड़ा वास्तु दोष है वो है आपकी एंट्रेंस, जो पहले नंबर पे कंसीडर होती है। क्योंकि आपकी जो एंट्रेंस है ना, वो आपके घर के 80% वास्तु के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव होगी तो आपका वास्तु बढ़िया, मतलब आप बढ़िया ग्रो करोगे। अगर आपकी एंट्रेंस नेगेटिव है ना, तो अंदर का वास्तु कितना मर्जी आप बैलेंस कर लो, जब तक एंट्रेंस बैलेंस नहीं करोगे वो इफेक्ट नहीं देगा। तो एंट्रेंस को वास्तु शास्त्र में फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया, क्योंकि जैसे ही आप अपने घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हो ना, आपकी फील चेंज हो जाती है। घर के बाहर आप डिफरेंट हो, घर के अंदर जाते ही आपकी फील में परिवर्तन आता है। तो एंट्रेंस नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे आता है टॉयलेट। तीसरे नंबर पे आप कहां सो रहे हो। चौथे नंबर पे आपके कलर्स, इंटीरियर्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब एंट्रेंस की बात करें तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। 0 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री ईस्ट, साउथ या वेस्ट, 4 दिशाएं आपने 0 डिग्री पकड़ लिया। 0 डिग्री से 22.5 डिग्री लेफ्ट का जो एरिया है ये पॉजिटिव है। ओके। नॉर्थ 0 डिग्री आपने पकड़ा, 22.5 डिग्री लेफ्ट में 2 एंट्रेंस फॉल करती हैं, N4 N3। ईस्ट में E4 E3, साउथ में S4 S3 और वेस्ट में W4 और W3। ये जो तीसरे और चौथे पद की एंट्रेंस है ना, ये बेस्ट है वास्तु में। पत्री के हिसाब से कौन सी सूट कर रही है वो एस्ट्रो वास्तु में पता चलेगा, लेकिन जो तीसरे और चौथे पद की एंट्रेंस है ना, वो बेस्ट है। इन चारों में भी आपके लिए कौन सी बढ़िया वो आपको बता देता हूं। जैसे मान लो अगर आप एक ट्रेडर हो जी, आपका पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा है, फाइनेंस का लेन देन बहुत ज्यादा है, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा, आपकी टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो आपको N3 N4 की एंट्री सूट करेगी। ओके, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, अगर आप पब्लिक से पैसा कमा रहे हो, पब्लिक स्पीकर हो, पॉलिटिशियन हो, लोगों से पैसा कमाते हो आप, तो आपको E3 E4, क्योंकि वो कनेक्शंस का जोन है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ब्रांडिंग से पैसा कमाते हो, जैसे आपने अपने आप को एक ब्रांड बनाया फिर आप बिक रहे हो, तो S3 S4 आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फैक्ट्री ओनर हो, तो W3 W4 आपके लिए बेस्ट है। ओके। अगर आप कोई क्रिएटिविटी वाली लाइन में है, क्रिएटिविटी वाली लाइन, जैसे IT की बात करते हैं, IT फील्ड, क्योंकि IT इज इन है बहुत ज्यादा, ठीक है, मोस्टली आप सर्विस इंडस्ट्री में लोग ज्यादा हैं, उसके लिए एक एंट्रेंस होती है साउथ साउथ ईस्ट में S2।
जितने भी लोग जो सर्विस इंडस्ट्री में है ना, अगर वो S2 की एंट्रेंस खोल लें, आज खोल लो, अगले 1 साल बाद अपनी बैलेंस शीट में डिफरेंस देख लेना। अच्छा। और खोलने का सिंपल सा तरीका बता दूं जी। अपने घर पे चक्रा लगा के, जहां पे S2 आ रहा है ना, एक कैमरा फोन आता है, कैमरा डोरबेल, जहां पे जो घर के बाहर है उसकी फोटो आती है, वो कैमरा डोरबेल अपने घर के S2 में लगा दो और एक बाहर लगा दो। आपके घर में चाहे नॉर्थ की एंट्री हो चाहे ईस्ट की, पहला कनेक्शन आपने उस कैमरे से बनाना है, आपके घर में S2 की वर्चुअल एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ, ये तरीका है। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत इनोवेटिव। हाँ, इतना इनोवेटिव वे में भी किया जा सकता है। ये तरीका भी मैं आपको बताऊं, ये वैसे और कोई कंसल्टेंट इसको फॉलो नहीं करता जी। क्योंकि क्या है ना, देखो वास्तु में क्या है, कुछ ग्रंथ लिखे, जिन्होंने लिखे उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से लिख दिया। राइट। अब क्या है, अब इवॉल्वमेंट कैसे होगी, आपके एक्सपीरियंस। मैं क्लाइंट के घर का वास्तु करने गया, ठीक है, उनकी N4 N3 की एंट्रेंस थी, N4 की और N3 की। N3 में उनके घर में कैमरा लगा हुआ था, ठीक है, वो कैमरा खराब हो गया। ओके। अब वो सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है, कोई भी घर की घंटी बजा रहा है ना, तो वो बालकनी में देखने जा रहे हैं, और बालकनी में पड़ रहा है N2 देता है जेलसी। अब वो बालकनी से झांक के देख रहे हैं, तो पहला कनेक्शन है बालकनी से बना लिया, तो वो कह रहे भाई साहब लोग सारे बड़े जलने लग गए यार, कंप्यूटर बड़े पंगे कर रहे हैं, लोग जलने, वो N2 एक्टिवेट कर ली। तो मैंने कहा भाई ये N3 इतना पावरफुल है, तो मैंने उस कैमरा फोन को ना, मैंने कैमरा डोरबेल को बड़े सारे क्लाइंट्स के घर में एक्सपेरिमेंट किया, स्टूडेंट्स को बताया, मैं कहा भाई एक्सपेरिमेंट करो, लोगों ने करे, भाई नेक्स्ट लेवल रिजल्ट। अच्छा, बहुत ही इनोवेटिव था। लेकिन मतलब आई रियली एडमायर दैट कि एक इस एंगल से भी सोचा जा सकता है वास्तु को, क्योंकि आपका कनेक्शन ही है, एक्चुअली है तो रिलेटेड आपकी भावनाओं से ही सब। एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट। वास्तु बेसिकली क्या है, बाहर से आप कैसी एनर्जी अपने घर में क्रिएट कर रहे हैं। राइट। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो वो कैमरा फोन क्या है, आपकी एनर्जी वहां से चैनलाइज हो रही है आउटर वर्ल्ड के साथ। एक और क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा हुआ है, जब हम घर पे आते हैं तो आजकल देखा गया है कि जो डाइवोर्स रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। ठीक है, तलाक बढ़ते जा रहे हैं, हस्बैंड में कलेश बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी क्या रेमेडीज बनेंगी? थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं क्योंकि रोज आते हैं ऐसे केसेस और कंट्रोवर्शियल ही ट्रेंडिंग है। मैं आपको ना इसके 2-3 कारण बताता हूँ आज डाइवोर्स के। जी। देखो, सबसे पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो नॉर्मल सा टॉपिक है। तो वास्तु में अगर हम डाइवोर्स की बात करें, तो वास्तु में एक दिशा होती है साउथ वेस्ट, जो कि रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है। जी। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा या ग्रीन प्लांट्स होंगे तो डाइवोर्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा वास्तु दोष क्या है, अगर कपल साउथ वेस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है, तो साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है, तो डाइवोर्स के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, चांसेस है। ईस्ट साउथ ईस्ट में जो कपल्स हो रहा है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा बेशुमार होगा, बेशुमार। ओके। जो डाइवोर्स का कारण बन सकता है। फिर एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो भी कपल सोता है उनके बीच में सेक्स नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट धर्म की दिशा है जी। वहां सोने से ना हस्बैंड और वाइफ दोनों के मन में एक फीलिंग आ जाती है कि फिजिकल रिलेशंस बनाना, सेक्स करना पाप है, तो वो लोग फिजिकल इंटीमेसी जीरो हो जाती है उनके मन में, एक दूसरे के प्रति आकर्षण जीरो हो जाता है, और एक पॉइंट पे वो अलग हो सकते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो 3-4 रीजंस हैं वास्तु से रिलेटेड। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। जी। पुराने जमाने में कभी सुने थे डाइवोर्स? 10-20 साल, 50 साल, 30 साल पहले कहाँ होते थे? नहीं होते थे ना। हो भी गया तो कभी मतलब रेयर, यार कैसे हो गया, कभी सुनने में ही नहीं आते थे। और ज्यादा नहीं, जस्ट 20-25 साल पहले, और अभी बढ़ा ये डाइवोर्स। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको प्रमोट नहीं किया जाता था। नहीं किया जाता था। तो अब होने लगा। अब बहुत ज्यादा होने लगा। अब मैं आपको ना इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बताता हूँ जी। पहले जमाने में जब शादी होती थी ना, तो अगर जनवरी में शादी हुई है ना, तो सितंबर में बच्चा होता था। बिल्कुल। ठीक है। हर कपल जो है ना, वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की पार्टी में अपना बच्चा साथ लेके जाते थे जी। आज क्या हो गया, आज जब शादी होती है ना, तो शादी से पहले जब लड़का लड़की को साथ बिठाते हैं, तो लड़की का पहला क्वेश्चन पता है क्या होता है? मैं ना अभी बच्चे पैदा नहीं करूंगी शादी करते ही, हम 2 साल एक दूसरे को समझेंगे, फिर हम समझ में आएंगे तो हम बच्चे पैदा करेंगे जी। ठीक है, एक ये रीजन। अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली अगर डिकोड करूँ ना, तो जो डाइवोर्स का खाना है ना, ज्योतिष में 12 घर होते हैं जी। डाइवोर्स का जो घर है वो 6th हाउस है।
जी अगर मान लो पति पत्नी की पत्री में अगर 6th हाउस एक्टिवेटेड है तो 6th हाउस की काट करता है 5th हाउस, जो भी हाउस के जस्ट पीछे वाला होता है ना, उसकी काट करता है। तो छठे घर को 5वां घर काट देता है। 5वां घर जो है ना वो प्यार प्रेम और बच्चों का है। अच्छा, तो जैसे ही बच्चा आया तो क्या होगा, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में 5th हाउस एक्टिव हो गया। बिल्कुल। तो अगर छठा घर एक्टिव भी है तो वो उसको काट देगा। बिल्कुल। और वैसे भी क्या होगा, बच्चा पैदा होता है ना तो औरत के पास, फीमेल जो है माँ है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने हस्बैंड से बात करे। साल 2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और प्रायोरिटी भी बच्चा हो जाता है। हस्बैंड के लिए भी प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है, वाइफ के लिए भी प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। बिल्कुल। एक और रीजन है, अच्छा, तीसरा रीजन है, थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। और वो तीसरा रीजन है, जो लड़की है ना उसकी माँ रिस्पॉन्सिबल होती है डाइवोर्स के लिए 98% ऑफ द केसेस में। जी। 2% केसेस ऐसे हैं जहां पे जो लड़का है उसकी फैमिली बेकार है, लेकिन 90-95% केसेस में ना, जो मैंने देखे हैं, मेरे पास जो रोज आते हैं, 90-95 केसेस में लड़की की माँ बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके पीछे भी ना कारण है। कारण क्या है, एक बच्चे को उन्होंने 25 साल पलकों पे बिठा के रखा। बिल्कुल। अब उसकी शादी हो गई। अब शादी में क्या, कन्यादान में उन्होंने दान तो कर दिया, लेकिन डिटैच थोड़ी हो पाएंगे माँ बाप अपने बच्चे से। अब वो प्यार तो उतना ही करते हैं। अब एक तो ये फोन आ गए, तो फोन में क्या है, सुबह दोपहर शाम माँ अपने बच्चे से क्या कर रही है। अब बच्चे ने बोल दिया जी मैं बर्तन धो रही हूँ, तो माँ क्या कह रही है, तूने घर पे तो बर्तनों के हाथ में मेड नहीं आई, तू किसलिए धो रही है बर्तन, तू किसलिए धो रही है, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है बर्तन धोने की। अच्छा, अब क्या कर रही है, मैं कपड़े धो रही हूँ, तू किसलिए धो रही है कपड़े, मेड नहीं आई घर पे, क्यों धो रही है कपड़े, पागल है तू, घर पे धो ना कपड़े। ये बड़ा कलेश चल रहा है आजकल, जो मैं देखता हूँ। बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल है ऐसा। और देखिए, मैं आपको एक, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको बताऊं, 2-3 केसेस मैंने ऐसे सॉल्व भी करे हैं। मैंने लिटरली बता रहा हूँ, वो ना ही देखें क्लाइंट इस वीडियो में तो अच्छा है। मैंने क्या किया, डाइवोर्स का केस है जी, ठीक है, लड़के वाला भी क्लाइंट है, लड़की वाले भी क्लाइंट है। तो लड़के वालों का भैया ऐसे ऐसे, मैं कोई बात नहीं अभी बताऊँ। मैंने लड़की वालों को, मैं कहा जी आप आ जाओ, ठीक है। तो मैंने जनरली पत्री देखी, मैंने कहा, लड़की की मदर को मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा जी आपके घुटनों में तकलीफ है, ज्यादातर लेडीज के घुटनों में तकलीफ होती ही है। हाँ जी। मैं कहा जी घुटनों में तकलीफ है, बोले हाँ जी। मैंने कहा सर में बड़ा दर्द रहता है आपको, क्योंकि आजकल फोन के चक्कर में सबके सर में दर्द है। बोले हाँ जी सर में भी बड़ा दर्द होता है। मैंने कहा जी बुरा मत मानना, ये बच्चा ना, लड़की थोड़ी सी आपके ऊपर भारी है, तो आपको एक रेमेडी करनी पड़ेगी जी। बोले क्या? मैं कहा 45 दिन इससे बात नहीं करनी, इसको अपने से दूर रखना है। मैं कहा बेटा तू ना अभी 45 दिन के लिए वापस चली जा, तेरी माँ की एक रेमेडी है। और मदर को रेमेडी बता दी कि जी आप ये करना घर पे ना, और 45 डेज एटलीस्ट इससे बात नहीं करनी, आपने डिटैच हो जाओ। 45 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा प्लैनेट। फिर उन 45 दिनों में ना रिलेशनशिप ठीक हो गई। बहुत ही बढ़िया काम। देखिए, वही है कि एक एस्ट्रोलॉजी को अगर हम लेके चलें या वास्तु को लेके चलें, ये सारे के सारे वेलनेस के लिए बने हुए हैं। तो उसका कोई भी तरीका हो, कई बार डॉक्टर जो होता है कोई गैस की गोली दे देता है कि इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, हाँ। जबकि वो पेट के दर्द से या पेट से रिलेटेड चीजों के लिए होती है। तो जरूरी नहीं है हर चीज के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाए। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक तरीके से, आप भी डॉक्टर्स ही हो जो रिलेशनशिप को ही काउंसलिंग करके या इस टाइप से अच्छे काम कर रहे हो। और ये मोस्टली केसेस में देखा भी गया है, हाँ, कि मदर माने ना माने, मदर तो है, हाँ ये फैक्ट है, हाँ। मदर का इंटरवेंशन, जब तक आपका, चाहे वो मदर इन लॉ हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो, ये भी एक है जो भी आपने बोला, ये दोनों तरफ। जो लड़के की माँ है ना, वो क्या है, 26-27 साल लड़का, मम्मी रोटी, मम्मी कपड़े, मम्मी ये मम्मी वो। अब जिस दिन बीवी आई और रातों रात मम्मी तो गई, अब वो अपनी वाइफ को कह रहा है भाई मेरे को कपड़े दे दे मेरे को। तो ये लड़के की माँ को भी बर्दाश्त नहीं होता यार, कल तक तो मेरे से मांग रहा था सारी चीजें, आज मेरे को भूल गया। तो ये दोनों तरफ देखा गया है जी। माँ जो है ना, माँ जो है वो बहुत ज्यादा अटैच, तो पहला हक बच्चे के ऊपर माँ का होता है। और जैसी माँ ही शादी करवा रही है, चाहे वो लड़के की माँ है या लड़की की माँ है, जैसी वो देखते हैं कि जो जिसके ऊपर मेरा हक था अब उसकी प्रायोरिटी कोई और हो गया, तो वहीं पर एक अंदर ही अंदर इस टाइप की फीलिंग आ जाती है। और बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं, मतलब मेरे को जो समझ है
तो हस्बैंड और वाइफ को इकट्ठे बात करनी चाहिए एक दूसरे से, और इन सब चीजों को एक्सटर्नल फैक्टर मानना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा सब। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सुंदर बात की है इसमें कि आपने इस तरीके से भी किसी को मनाया जा सकता है। तो वैसे भी ये अगर ये थोड़ी सी रेमेडीज ही कहूंगा इन्हें, अगर कोई अपने जीवन में अपना ले तो सुखी जीवन हो सकता है उसका काफी। हाँ जी। एक मैंने आपकी इसी से मेरे को याद है, एक आप ही की रील बड़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर आपने बताया है कि लेफ्ट साइड पे अगर वाइफ सो रही है, राइट साइड पे हस्बैंड सो रहा है, तो कुछ वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्वर विज्ञान का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, स्वर विज्ञान का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आज वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि क्या है ना, वो कॉन्सेप्ट लोगों को पता नहीं है जी, उसके मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही वो उसके बारे में, वो क्या है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारी ना नाड़ियां होती हैं, लेफ्ट राइट और दोनों। जो लेफ्ट नाड़ी है इसको चंद्र नाड़ी, मून स्वर बोलते हैं, लाइट होती है ये। राइट वाली जो नाड़ी है ये सूर्य नाड़ी है। जब दोनों एक्टिव होती हैं तो वो सुषुम्ना है, ठीक है। लेफ्ट वाली जो नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी है, ये फेमिनिन है, फीमेल है। जो आपने शिव जी का वो स्वरूप देखा जिसमें वो आधे शिव है आधे पार्वती हैं जी। तो जो लेफ्ट नाड़ी है ना वो फेमिनिन है, जो राइट नाड़ी है वो मेल है, मैस्कुलिन है, ठीक है। जब आप अपने लेफ्ट साइड करवट लेके सोते हो तो आपकी राइट नाड़ी एक्टिव हो जाती है। आप करके देखो, अब आप ऐसे हाथ रखो, आप देखो कौन सा स्वर चल रहा है, तो उस स्वर में आप क्या करो, लेफ्ट सो जाओ तो आपकी राइट एक्टिव हो जाएगी, राइट करवट लोगे तो आपकी लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी। अब जब मेल लेफ्ट करवट लेके सो रहा है तो उसकी राइट नाड़ी एक्टिव है, तो मेल हो गया मैस्कुलिन, राइट नाड़ी हमारी मैस्कुलिन, उसकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गई। फीमेल जब लेफ्ट करवट लेके सो रही है तो उसकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है और वो फेमिनिन है, ठीक है। अब क्या होगा, आदमी और औरत में अट्रैक्शन होगा जी। वो एक दूसरे से फिजिकली भी अट्रैक्ट होंगे, वो एक दूसरे से मेंटली भी अट्रैक्ट होंगे, तन और मन दोनों का मिलन होगा, बिल्कुल। लेकिन अब इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने में जब मेल राइट करवट लेके सो रहा है उसका चंद्र स्वर एक्टिव है, फीमेल का सूर्य स्वर एक्टिव है, मेल जो है उसके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स एक्टिव हैं और जो औरत है उसके अंदर मेल वाले कैरेक्टर्स एक्टिव हैं, नाड़ी एक्टिव है बेसिकली। तो आदमी को औरत में से मर्दाना फील आएगी और औरत को आदमी में से जनाना फील आएगी, तो वो एक दूसरे की तरफ फिजिकली और मेंटली अट्रैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी ना, अगर आप लक्ष्मी गणेश जी का जब पूजन होता है जी, उसमें भी जो लक्ष्मी जी हैं वो गणेश जी के इस साइड चंद्र नाड़ी की तरफ रखी जाती हैं जी। क्यों रखी जाती हैं? क्यों रखी जाती हैं? ताकि वो अट्रैक्ट, वो माँ है, ओके, ठीक है। फीमेल होगी तो राइट में रखी जाएगी, पत्नी को राइट में रखते हैं, माँ को लेफ्ट में रखते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो फिर अब ये ज्ञान भी शिव का ज्ञान है ना जी। तो शिव स्वरोदय जो है इसमें जो भगवान शिव है ना, उन्होंने एक्चुअली में जो शिव स्वरोदय है इस ज्ञान को लिमिटेड कर रखा है जी। उनको मतलब उन्होंने गिने चुने बंदे, भाई इस पृथ्वी पर इतने बंदों को ही ये मिल पाएगा, तो इसको फॉलो करना सीखना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए लोग हंसी उड़ा के चले जाते हैं। अब वो तो शिव जी ने डिसाइड किया है ना जी जी कि कौन समझेगा और कौन नहीं समझेगा। नहीं, लेकिन आपकी रील बहुत वायरल हो रखी है, हाँ, ये अच्छी चीज है, तो लोगों तक आप पहुंच रहे हैं। उसके बाद में ज्ञान, तो अब पूरा पॉडकास्ट कोई देखेगा तो उसे पता लगेगा कि ज्ञान क्या है। तो एक और चीज मेरे को पता लगी, मेरे को जानकार है, उन्हें ना स्टोन है, किडनी में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, ठीक है। किडनी की डायरेक्शन है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, और किडनी में अगर स्टोन्स हैं तो घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज है, ओके, क्लटर स्टोरेज है, तो स्टोन्स होते हैं, अदरवाइज नहीं। सेंटर में अगर पिलर होता है तो पेट से रिलेटेड तकलीफ ज्यादा होती है, नाभि होती है सेंटर में जी जी। अच्छा, कुछ चीजें और मेरे को पूछनी थी, जैसे कि बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स, ठीक है। जैसे बहुत लोग हॉर्सेस की पेंटिंग लगा देते हैं, बहुत सारे हॉर्स हैं, उनका पैर उठा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए भी या नहीं? बिल्कुल लगानी चाहिए। हमारा जो घर का वास्तु है ना, वो बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसका ब्लूप्रिंट है जी। आप अपने घर में कुछ भी करते हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पे पड़ता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस है ना,
वो टेक्स्ट को नहीं समझता, वो पेंटिंग्स को समझता है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि जी अपने स्कूल का 12th क्लास याद करो। जी आप 12th क्लास में पहुंच गए, बिल्कुल। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, लड़के लड़कियां याद आ रहे हैं, आपको अपने टीचर्स याद आ रहे हैं, आपको अपना क्लासरूम याद आ रहा है, जी सब कुछ याद आ रहा है, फ्लैश चीजें। मैं आपको बोलूं कि भाई 12th में कॉमर्स थी, साइंस थी, कुछ भी थी, किसी भी एक किताब का एक पेज, एक वर्ड कुछ ध्यान में है? जी नहीं आएगा दिमाग नहीं में, आएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस जो है ना वो पिक्चर्स को बहुत जल्दी हमारा माइंड भी ना मेमोरीज पिक्चर्स में ही स्टोर बिल्कुल, करता है, बिल्कुल, ये टेक्स्ट सच्चाई में नहीं है। करता। पिक्चर है, सबसे इजी वे होता है लर्न करने का Easy कोई way चीज की है। पिक्चर्स क्रिएट कर लो। हाँ। तो जब आप अपने घर में पेंटिंग्स लगाते हो ना, तो पेंटिंग्स बहुत इंपैक्ट करते हैं। मैं आपको जोन वाइज कुछ पेंटिंग्स बता देता हूँ, जी। ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए। सबसे पहले पानी से रिलेटेड पेंटिंग्स, जैसे झरना बह रहा है, नदी है, तालाब है, स्टिल वाटर ना हो, थोड़ा सा उसमें पिक्चर में फ्लो हो। अगर आपने एक स्टिल वाटर, जैसे समुद्र है, समुद्र में वेव्स दिखनी चाहिए, झरना बह रहा है, स्टिल वाटर ना हो, बहता हुआ हो, तो वो अगर फोटोज अगर आप अपने घर में नॉर्थ में लगाते हो, नॉर्थ ईस्ट में लगाते हो, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का फ्लो दबा के बढ़ता है। अच्छा। फिर ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो ग्रीनरी की डायरेक्शन है, पेड़ पौधों की डायरेक्शन है। वहां पे आप फॉरेस्ट सीन लगाओ, लश ग्रीन लैंडस्केप्स लगाओ, जंगल की फोटो लगाओ, बढ़िया ग्रीनरी लगाओ, पौधे लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो वहां पे क्या होगा, वो करने से आपकी कनेक्टिविटी बहुत मजबूत होगी, आप पोटेंशियल बायर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ इजीली कनेक्ट हो जाओगे। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो अग्नि की डायरेक्शन है जी। वहां पे अग्नि की डायरेक्शन में आप फायर से रिलेटेड फोटोज लगाओ, ट्रायंगुलर शेप्स आप लगा सकते हो। Okay. घोड़ों की आप बात कर रहे थे, तो वहां पे लाल घोड़ों की फोटो लगाई जाती है। अच्छा। लाल घोड़े बेसिकली क्या करते हैं, घोड़े वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। जनरली अच्छा। अगर हम बात करें तो घोड़े वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। ओके। घोड़ों को अगर आप लाल पेंट कर दो तो क्या होगा, फायर इन फ्लो, वाटर इज फ्लो, राइट। वाटर इज फ्लो। तो जब लाल पेंट, अब जैसे मान लो वॉल्केनो फटा, लावा बह रहा है, तो आप उसको अग्नि में काउंट करोगे, पानी में काउंट करोगे? दोनों का मिक्सचर ही दोनों का है। मिक्सचर है ना। लेकिन अगर आप उसको हाथ, वो है तो अग्नि ना, बिल्कुल। उसका टेम्परेचर अग्नि से भी ज्यादा है और वो बहती हुई अग्नि है, तो बहती हुई अग्नि मतलब पैसे का फ्लो। अच्छा। ठीक है, तो घोड़ों को, लाल घोड़े जब आप साउथ ईस्ट में लगाते हो तो पैसे का फ्लो बहुत बढ़ जाता है। अब साउथ की जो डायरेक्शन है, वास्तु में साउथ और वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, तो साउथ और वेस्ट में पहाड़ों की फोटो लगा सकते हो। साउथ में लगानी है तो हरे पहाड़ जिन पे ग्रीनरी है, वो वाले पहाड़। वेस्ट में लगानी है तो वेस्ट में प्लांट्स नहीं चलते, तो वहां पे सफेद पहाड़, अच्छा। वो लगाओ बड़े बड़े। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है, पितृ स्थान है साउथ वेस्ट वास्तु शास्त्र में, तो साउथ वेस्ट में आप अपने पितरों की फोटो लगाओ। साउथ वेस्ट में आप अपनी फैमिली फोटोज लगाओ, रिलेशनशिप्स बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट की एक डायरेक्शन है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है। मान लो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चों की स्टडी टेबल अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में हो तो बिना बोले पढ़ेंगे। अच्छा। लेकिन अगर मान लो वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल की डायरेक्शन, मतलब रखने की जगह नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय, गूगल पे जाओ, स्टडी रूम की फोटो टाइप करो, फोटो आ जाएगी, उसको फ्रेम करा के अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो। अच्छा। तो बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। अरे वाह। वेस्ट की जो डायरेक्शन है गेम्स को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल, आप एक काम करो, एक फ्रेम लो जी, 500 के नोट चिपका दो उसके ऊपर, पूरे फ्रेम पे भर के 500 के नोट चिपका दो, काले रंग का फ्रेम करा के वेस्ट में लगा दो, वेस्ट वॉल पे लगा दो। ओके। घर के सेंटर में खड़े होके वेस्ट में लगा दो। ठीक है। पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अरे वाह। क्योंकि वेस्ट में आप जो भी रखते हो ना, वो आपको मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। सबके 500 का नोट लगने वाले हैं अभी। 500 के नोट भर के पूरे पे 500 का नोट चिपकाओ असली, और लगा दो, उसको फ्रेम करा के वहां लगा दो, सिंपल। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, जैसे हमने यहाँ पे लाल घोड़े लगाए, नॉर्थ वेस्ट में सफेद घोड़े लगाए जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में सफेद घोड़े लगाए जाते हैं अगर आपको बैंक से कोई सपोर्ट चाहिए, ओके, अपने बॉस से, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी है, नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, घोड़े लगाओ। अरे वाह। तो मतलब हर चीज के पीछे एक लॉजिक है हर चीज के पीछे। मतलब पेंटिंग बेसिकली ना, पेंटिंग में एक फील है। मतलब पेंटिंग क्या कर रही है, जैसे ये तो चलो जेनरिक पेंटिंग्स हो गई, पेंटिंग में ना एक फील है। अब मान लो आपने एक मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जी। एक घर में मैं गया, वहां पे क्या था,
एम ही एक क्लाइंट है, उनकी वाइफ जो है वो उदास रहती है। 2000 करोड़ की वर्थ है क्लाइंट की, ठीक है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस भैया मेरा ना मन उदास रहता है, मेरा मन उदास रहता है। मैंने कहा भाभी कुछ तो होगा, मतलब कोई रीजन होगा, कोई मतलब कोई पास्ट में कोई मरा गया, कोई छोड़ के चला गया, उसकी याद से नहीं उभर पा रहे, बच्चे से कोई रिलेटेड तकलीफ है, आदमी से कुछ तो होगा। भैया कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे लगता है लाइफ में ना मजा नहीं है, लाइफ में ये नहीं है, लाइफ में वो नहीं है, फन नहीं है। ओके, फन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। ओके, ठीक है, मस्ती की, फन की, मजे की डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। उन्होंने क्या कर रखा है, अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक फोटो लगा रखी है। उसमें क्या है, वो एक लेडी है, राजस्थानी आउटफिट में एक लेडी है, एक पोल सा है सीढ़ियां उतरते हुए, और वो उस पोल को यूं पकड़ के बैठी है। तो वो फोटो उदासी की फोटो है जी, ठीक है। मैंने वो फोटो हटा, मैंने कहा जी इसको पहले हटाओ, हटाई। मैंने कहा भाभी स्माइल करना, मैंने कैमरा ऑन किया, भाभी स्माइल करना। कह रही भैया क्या मतलब? मैं कहा जोर से हंसो। अब बंदा मजाक में हंस लेता है। कह रही भैया कैसी बात? मैं कहा भैया भाभी जोर से हंसो। जोर से हंसी, मैंने फोटो क्लिक कर ली। मैंने क्लाइंट को बोला इसका प्रिंट निकलवाओ कंप्यूटर में, घर में कंप्यूटर था, प्रिंट निकलवाया, मैंने प्रिंट लगा के अभी लगाओ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, कल से ऐसी हंसती रही सारा दिन। अरे वाह। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मतलब फोटो का ऐसा इम्पैक्ट है, सबकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन है हर चीज की। तो पैसे, मतलब पैसे, हेल्थ, आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं सिर्फ फोटोग्राफ से। सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। और फोटोज ना, जैसे देखो घरों में अगर हम बात करें ना, ये जो फोटोज मैंने बताई हैं, ये हो ना हो ये तो जरूरी नहीं है जी, लेकिन घरों में जो फोटोज होती ही होती हैं 90% ऑफ द केसेस में, वो 2-3 मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। एक, परिवार की फोटो जी, ठीक है, आपकी फैमिली फोटोज तो हर घर में आप लगाते ही लगाते हो। उसके अलावा दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, आप अपने पितरों की फोटो लगाते हैं। मैं बिल्कुल आपसे पूछने वाला था। दादा दादी की फोटो, पितरों की फोटो घरों में लगाते हैं। जो पितरों की फोटो है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थ एलिमेंट है जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थ एलिमेंट। पितरों की फोटो अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट में, जो कि आपका पितृ स्थान है जी, अगर आप वहां लगा दो ना अपने घर में गोल्डन कलर के फ्रेम में जी, आपकी लाइफ में कुछ मर्जी हो, रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना, उनकी कभी भी कमी नहीं हो सकती। इस चीज की गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर वही पितरों की फोटो अगर साउथ वेस्ट में चले जाए, डिस्पोजल में चले जाए, तो आपको बर्बाद होने से भी कोई नहीं बचा सकता। पितरों की फोटो अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में चले जाए, लड़ाई झगड़े की डायरेक्शन, टेंशन, एंजाइटी, तो पूरे खानदान से लड़ मरोगे आप, पूरे खानदान से लड़ाई हो जाएगी आपकी। पितरों की फोटो अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चली जाए, डिप्रेशन की डायरेक्शन में, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइड ही कर लेगा व्यक्ति। अच्छा, कुछ नहीं रखा जीवन में, इतना सीवियर कुछ नहीं रखा जीवन में, हटाओ इसको, कुछ नहीं रखा। सुबह ऑफिस जाओ, रात को घर आओ, सो जाओ, यही करते करते एक दिन मरना है, आज ही मरो। डिप्रेशन में अगर पितरों की फोटो है, सुसाइडल टेंडेंसीज 100%। यही पितरों की फोटो अगर आप अपने घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हो, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक्स होंगे ही होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो है, साउथ वेस्ट जो है, वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक दूसरे के एंटी हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो काटता है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स भी होंगे, हार्ट से रिलेटेड परेशानियां भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी। बहुत डीप है, बहुत डीप, बहुत ज्यादा। मतलब इसको समझना अपने आप में बहुत बहुत लंबी। ये 5 तत्वों की गेम है सारी गेम जो है ना, 5 एलिमेंट्स की गेम है सारी, उनके हिसाब से ही चलता है पूरा जीवन। 5 तत्वों से बने हो, 5 तत्वों में जाओगे, उनको लाइफ में सेट कर लिया तो ग्रोथ पाओगे। तो किसी को मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे फैंग शुई और इस टाइप की चीजें अपने यहाँ पर रख देते हैं। और जैसे मेरे को एक किसी ने पेंटिंग गिफ्ट किया जो कि ड्रैगन की पेंटिंग है, ठीक है, गोल्डन ड्रैगन है। अगर मैं चाइनीज उससे देखूं तो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी का, हाँ आप यूज कर सकते हो। तो मैंने उसे नॉर्थ, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा रखा है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ड्रैगन जो है ना जी, गोल्डन ड्रैगन को आप अपने घर के साउथ में लगा सकते हो। अच्छा, साउथ में लगा, वो आपके ब्रांडिंग और फेम को बढ़ाएगा। इसमें ऐसा भी होता है कि वो राइट साइड पे उसका शक्ल होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ओके, मतलब कई बहुत सारे ऐसे हुए हैं, कुछ भी।
अभिषेक भाई, एक है ना कॉमन चीज देखने को मिल रही है और बहुत ही कॉमन हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि अमूमन मेट्रोपॉलिटन में बहुत ज्यादा है। हाँ। उसका एक रीजन तो नेटफ्लिक्स या आज का डिजिटल एरा है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अट्रैक्शन होना, ये भी है। बट क्या इसका क्योर वास्तु से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे आपको बताता हूँ। लोगों को ना डर नहीं है जी, उनको ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा पाप हो सकता है। मतलब जी, आप अगर देखो क्या होता है, शादी जो है ना वो दो आत्माओं का मिलन है जी, जब पंडित जी फेरे पढ़ते हैं ना, तो पंडित जी क्या है, दो आत्माओं को आपस में मिला रहे हैं जी। फिर जब आप फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बनाते हो ना, उसकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल। फिर आप जुड़ के चल रहे हो। अगर आपने फिजिकल रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लिए, कुछ कर लिए, तो वो जुड़ जाएगी आपके साथ। और इसका ना कोई समाधान नहीं है जी। मतलब आप कितने मर्जी पुण्य कर लो, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। तो थोड़ा सा ना लोगों को इससे डरना चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि भाई ये गलत है, ठीक है, दोनों साइड, मेल फीमेल दोनों साइड गलत है, बिल्कुल, ठीक है। वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की डायरेक्शन है, बेसिकली एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए। बिल्कुल सच बात। प्यार प्रेम नहीं होता एक्स्ट्रा, वो प्यार प्रेम तो शादी से पहले हो रहा है जी। शादी से पहले जो भी हो रहा है वो भी उसी के लिए हो रहा है जी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है भाई घर पे नहीं मिल रहा, या कोई और दिक्कत है, या एवी रैंडम, भाई अपने तो छलिए हैं तो जो मिल जाए। तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशंस के लिए व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाता है जी। फिजिकल रिलेशंस की जो डायरेक्शन है वास्तुशास्त्र में, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पड़ती है गॉडेस रति की डायरेक्शन है, जो आपके फिजिकल रिलेशंस बनाने की इच्छा को बढ़ाती है। गॉडेस रति उनकी डायरेक्शन है। अगर घर में नॉर्थ वेस्ट में फायर से रिलेटेड कोई भी चीज है, गैस स्टोव हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकता है, एयर फ्रायर हो सकता है, एनीथिंग, आपने कैंडल का स्टैंड रख दिया जी। आजकल वो सेंटेड कैंडल्स बड़ी चल रही हैं, बिल्कुल। लोग जगह जगह पे डेकोरेशन में सेंटेड कैंडल्स रख देते हैं, बहुत डेंजरस है। प्योर फायर को रिप्रेजेंट करती हैं, जलाओ मत जलाओ, वो प्रोडक्ट फायर का है तो वो अग्नि का ही इफेक्ट देगा। आपने सेंटेड कैंडल्स रख दी घर में। नॉर्थ वेस्ट में अगर फायर से रिलेटेड कोई भी चीज है, गारंटी है कि घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। मेल और फीमेल किसी का भी, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, बट होगा जी। तो इसका कोई रेमेडी, मतलब इसके लिए अगर हो गया है, आप देखो अगर हो गया तो उस, मान लो पता चल गया या कुछ तो भी है, पहली बात तो कुछ बचता तो है नहीं, सब जिंदगी खत्म है अगर हो गया तो। लेकिन अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, आपको बचाना है, क्योंकि है ना मतलब ज्यादातर तो मेल्स ही करते हैं, फीमेल को बेचारे कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। तो उसका एक उपाय है, फायर ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनको नॉर्थ वेस्ट से आप रिमूव करो। नहीं कर सकते, मान लो गैस स्टोव है, इनबिल्ट है, स्टोव जो है वो चूल्हा इनबिल्ट है पत्थर में, तो उस चूल्हे के चारों तरफ 2 इंची चौड़ी ग्रीन कलर की टेप लगा दो। माइक्रोवेव है, नहीं हटा सकते, मार्केट जाओ, माइक्रोवेव के साइज का ग्रीन कलर का पत्थर, ग्रीन कलर की टाइल, ग्रीन कलर की शीट, कुछ भी लाओ, पेंट मारो, माइक्रोवेव हटा के उसके नीचे रखो, माइक्रोवेव रखो, बिना तोड़ फोड़ के, वास्तु डन। अरे वाह। तो ये है कैंडल्स की मैं आपको बात कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ, अभी ना केस आया मेरे पास जी। केस क्या आया, एक क्लाइंट का मैंने वास्तु किया। जब जैसे क्या होता है, आपने किसी का वास्तु किया, फॉलोअप चल रहा है, 6-8 महीने फॉलोअप चलता है, फिर ठीक है क्लाइंट सेट है, आप सेट हो, आप आगे हो गया। 1.5 साल के बाद उनका मेरे को फोन आता है कि अभिषेक जी बड़ी ना दिक्कत हो गई है फादर को। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले जी फादर को ना ब्रेन से रिलेटेड कुछ हो गया है, मतलब वो चक्कर खा के गिर रहे हैं और ब्रेन में ट्यूमर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा अच्छा, अब ब्रेन की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। वास्तु पुरुष का सर जो है, ब्रेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। मैंने क्लाइंट को सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा जी आप ना मेरे को एक बार इस एरिया की नक्शे में मार्क करा, मैं कहा जी इस एरिया की मुझे फोटो भेजो। उन्होंने जब फोटो भेजी तो क्या कर रखा है, कैंडल्स रख रखी हैं भर भर के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैंने डाइनिंग रूम बनाया था, ड्राइंग रूम बनाया था। नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होता था, मैंने वहां डिजाइन किया था। तो नॉर्थ ईस्ट में वहां पे उन्होंने ड्राइंग रूम में टेबल के ऊपर सेंटेड कैंडल्स रखी हुई है।
शो पीस के लिए, जिसकी वजह से ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज। कई बार लोग वहां पर नॉर्थ ईस्ट में मैंने अमूमन देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में अपनी तुलसी को भी रख देते हैं, वो अच्छा है, और तुलसी पे ज्योति लगाते हैं वो। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट वास्तुशास्त्र में ना जैसे मंदिर बनाने के लिए कही जाती है, मैं एक्चुअली आपको बताऊं नॉर्थ ईस्ट मंदिर के लिए नहीं है। ओके। ये भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि जी। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। मंदिर की जो आइडियल डायरेक्शन है, मैं नहीं बोल रहा जी, आप इंडिया के जो बिगेस्ट टेम्पल्स हैं आप वहां चले जाओ, ठीक है। भगवान भी तो सोच के बैठे होंगे ना वहां पे। बिल्कुल। भगवान ने खुद ही डिसाइड किया होगा ना, अगले खुद का मंदिर है, उनका खुद का घर है। जी। आप तिरुपति बालाजी जाओ, आप साईं बाबा मंदिर जाओ, आप पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जाओ, आप सिद्धि विनायक मंदिर जाओ, आप हाजी अली की दरगाह पे चले जाओ, जो सिद्ध हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मान्यता है जिनकी। आप गोल्डन टेम्पल चले जाओ, आप बद्रीनाथ चले जाओ, आप इधर अभी मैं लेटेस्ट कहाँ गया, भुवनेश्वर, पुरी, जगन्नाथ पुरी चले जाओ। जी। जितने भी मंदिरों के मैंने नाम, सारे सिद्ध मंदिर हैं, बिल्कुल। सारे चमत्कार होते हैं यहाँ पे। जी। A to Z मंदिर में जो परमात्मा है वो वेस्ट में बैठे हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है। भगवान से क्या मांगने जा रहे हो आप? गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो जब मांगना ही है तो वेस्ट में भगवान को बिठा के मांगो ना। जो कहोगे कोई बात नहीं, ले ले। तो एक्चुअल में जो वेस्ट की डायरेक्शन है जी। वो मंदिर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में मान लो आपने नॉर्थ ईस्ट में तुलसी माता को रखा है, आपने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया है, कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर चलता है, आप कनेक्ट होते हो परमात्मा से। लेकिन उसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। तुलसी माता का पौधा है तो वहां पे आप दिया लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जो दिया आप लगाओगे, आप अखंड ज्योति नहीं लगा सकते। अच्छा। आप दिया लगाओ, वो दिया 2 मिनट के लिए जले। प्लस लोग क्या करते हैं, आज दिया जला दिया, वो दिया बुझ गया, वो दिया वहीं पड़ा है, अब कल नया दिया लगाएंगे, तो वो दिया फायर एलिमेंट है। आपको वो जब दिया बुझ जाए उस दिए को डिस्पोज ऑफ करना है। अच्छा। उसको डस्टबिन में फेंकना है। मंदिर है अगर नॉर्थ ईस्ट में, तो उसमें आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, ब्रास के दिए यूज मत करो, ब्रास की मूर्तियां यूज मत करो, लाल और पीला यूज मत करो। पत्थर वाले जो आते हैं मूर्तियां, फोटोज, आप वो यूज करो। क्रीम कलर का प्लेन पेपर, वो कपड़ा यूज करो। क्रीम यूज कर सकते हो, बहुत लाइट टोन का ऑफ वाइट या लाइटेस्ट टोन ऑफ येलो, बहुत लाइट, मतलब देख के बंदा बोले येलो नहीं है ये, ठीक है, क्रीम है, क्रीम यूज करो। प्लस जो दिए आप यूज कर रहे हो, ना चांदी के ना ब्रास के, केवल स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के दिए यूज करो। और उसमें भी अखंड ज्योत नहीं जलानी। जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं उनके लिए मंदिर साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में बनाओ। दुर्गा माता, लक्ष्मी माता के आगे अखंड ज्योत जलाई जाती है, वहां जलाओ अपना 24 घंटे की अखंड ज्योत जलाओ, क्या दिक्कत है? वहां रखो ब्रास के दिए, कॉपर के दिए रखो, वहां चांदी नहीं रखनी, वहां रखो और वहां जलाओ अखंड ज्योत। पश्चिम में जला सकते हो, पश्चिम में आप अखंड ज्योत तो नहीं जला सकते। अगर पश्चिम में आपका मंदिर है और आपको अखंड ज्योत जलानी है तो उसके लिए आपको ब्रास का दिया लेना है। ब्रास का दिया लो, उसमें अखंड ज्योत जलाओ, बैलेंस स्टेट में ग्रोथ देगा, बूस्ट देगा, पैसा देगा। अखंड ज्योत नहीं जलाते तो नॉर्मल 1 घंटे 2 घंटे पर ब्रास का दिया लेना है वेस्ट में। ओके। तो ये बहुत चीजें हैं मतलब। अच्छा, मेरे को एक और सवाल कि लोग अपना पैसा कहाँ रखें, तिजोरी कहाँ बनाएं, और तिजोरी होनी कैसी चाहिए? वही बनाए जहां पे दबा के आए, और दबा के 2 ही दिशाओं में आता है, एक वेस्ट में और एक नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा। एक किस्सा बताता हूँ जी। आपने तिरुपति बालाजी मंदिर कभी गए हो आप? जी मैं गया। गए हो? वहां पे हुंडी रखी हुई है जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपना। मैं जैसे रिसर्च करता रहता हूँ तो तिरुपति बालाजी मंदिर मोस्ट इच्छा पूर्ति, मतलब वहां तो क्या है ना, आप इच्छा बोलो और वो पूरी होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता वो इच्छा पूरी ना हो। जी। एक किस्सा सुनाओ? जी जी बिल्कुल। मेरे मामा का फोन आता है मेरे पास और मेरे को बोलते हैं कि भाई अपने को तिरुपति बालाजी मंदिर जाना है तो तू भी चल। ठीक है जी, ओके। हमारे घर में मामा मेरे चले गए कोविड में, मैं बहुत क्लोजली अटैच था उनके जी। तो मामा को ना, मतलब हम ना नहीं बोल सकते थे, अलाउड ही नहीं था, बस उन्होंने जो बोल दिया वो ओके है। तो मैंने कहा ठीक है जी, क्या करना है, मतलब एकदम से अचानक क्या प्लान, तिरुपति बालाजी एकदम से, वो क्योंकि घूमने फिरने जाते नहीं थे जी।
बोले यार एक ना मैं ऐसी सफाई कर रहा था ऑफिस की, तो तेरे नाना जी ना बालाजी का शेयर निकालते थे, तिरुपति बालाजी को लोग पार्टनर बनाते हैं बिजनेस में। अच्छा। तो बोले यार एक पोटली मिली, उस पर बालाजी लिखा हुआ था, तो यार वो नाना जी तो है नहीं, तो ये पोटली आज मिली मेरे को, ये चढ़ा के आनी है तिरुपति बालाजी। जी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मामा मैं आपको 5 मिनट में कंफर्म करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर से 1 घंटे की दूरी पे श्री कालाहस्ती टेम्पल है। अच्छा। वहां पे राहु केतु की पूजा होती है। एक बार आपने वहां पे राहु केतु की पूजा करवा दी, फिर राहु केतु कुछ नहीं करेंगे, आपका बढ़िया सेट हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने मामा को 5-10 मिनट बाद फोन किया। मैंने कहा मामा मैं एक शर्त पे चलूंगा। मामा बोले बोल। मैं कहा जी अपने को 1 रात एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और हम जो है ना श्री कालाहस्ती टेम्पल जो है वहां पे जाएंगे, और वहां पे मुझे अपने बच्चों की पूजा करवानी है, दोनों बच्चों की। मामा कह रहे ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं टिकट्स विकेट्स दर्शन की और की बुक कर लेता हूँ, फ्लाइट होटल बुक कर लेता हूँ, मैं बता दूं आपको। बोले दर्शन वर्शन की टिकट की कोई जरूरत नहीं है, वहां का जो मेन पंडित है ना अपना खासम खास जानकार है। अच्छा। तो तू बस फ्लाइट होटल कर ले, दर्शन मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने ठीक है जी, मैंने फ्लाइट होटल बुक कर दिया जैसे बोल रहे भाई। अब अपने को परसों जाना है, परसों दिन आ गया, परसों अपने को जाना है। तो आज मैं मामा को फोन कर रहा हूँ कि हाँ जी मामा पैकिंग बुकिंग होगी? हाँ बेटा होगी, कर लेंगे, कल का दिन है अभी, ओके। तो मैं कहा जी वो दर्शन वर्शन के लिए पंडित जी से बात कर ली? करे ना यार वो अच्छा याद दिलाया, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है जी कर लो। 10 मिनट के बाद मामा का फोन आता है, बोले यार वो पंडित जी तो ना दिल्ली में है। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले यार वो पंडित जी कह रहे हैं कि मैं वहां होता तो दर्शन कराता, आपको पहले बताना चाहिए था, अब तो मैं दिल्ली आ गया। तो मैं कहा पंडित जी की भी टिकट कराऊं? बोले नहीं उनका तो कोई प्लान नहीं है जाने का जी। तो मैं कहा दर्शन कौन कराएगा? बोले यार पता नहीं, पंडित जी कह रहे जी मैं होता तो ही कराता, अब तो आप देख लो। जी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा अब क्या करूं? बोले बेटा मुझे तो पता नहीं, तू देख ले। तो मैं कहा जी नॉर्मल दर्शन जो है ना 15-16 घंटे में नंबर आता है, लाइन जो है ना बिल्कुल 15-16 घंटे लगते हैं। और मामा का पैर जो कभी फ्रैक्चर हुआ था रॉड, मामा ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। तो मैं कहा जी उसमें चलोगे? बोले ना यार उसमें तो मैं जा नहीं पाऊंगा जी, और तू देख। मैं कहा ले भाई, पूरे प्रोग्राम की ऐसी तैसी हो गई। मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे सीन हो गया, क्या करना है? पापा बोले भाई पता करता हूँ। उन्होंने पता किया तो बोले भाई किसी MP MLA का लेटर वेटर हो तो दर्शन हो जाते हैं। मेरे दोस्त यार अच्छे लेवल के हैं, तो मैंने फोन किया एक को, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया यार। बोला कोई बात नहीं। मेरा दोस्त जो है अरविंद केजरीवाल जी का साइंड लेटर मेरे को लाके दे दिया जी। हम लोग टोटल 14 लोग थे, 14 नहीं, 1 2 3 4 5 6 हम 12 लोग थे जी। हम 12 लोग थे। और लेटर लाके उसने मुझे दे दिया कि भाई आ रहे हैं और दर्शन। मैं ठीक है। हम पहुंच गए तिरुपति बालाजी, ऊपर गए तो एक पुलिस वाला खड़ा था। मैंने कहा जी वो ये लेटर है CM साहब का, कहाँ है VIP दर्शन? बोले बेटा वो लाइन दिख रही है। मैंने कहा हाँ। बोले जाके लग जाओ। मैं कहा भाई चीफ मिनिस्टर का लेटर है। बोले हाँ PM वाले भी वहीं लगे हुए हैं जाओ लग जाओ जाके। मैंने कहा अच्छा। मैं लाइन में लग गया जाके जी। अब मैं गया तो लेटर दिखाया। मैं कहा जी ये लेटर है, कहाँ जाना दर्शन के लिए? बोले कितने लोग हो? मैंने कहा 12। बोले भाई एक लेटर पे तो 6 के दर्शन होते हैं, 12 के लिए तो 2 लेटर चाहिए थे। तो मैं कहा जी अब तो एक ही लेटर है। बोले भाई 6 ही दर्शन होंगे, 6 नाम बता दो फटाफट किस किस के करने हैं। अच्छा। अब मैं, मेरी वाइफ, मामा मामी, एक बच्चा मेरा गोदी का था वो फ्री था, एक मेरा बच्चा, एक मामा का बच्चा, बाकी मैंने अपने भाई, मेरा भाई गया था साथ में, मामा के 2 बच्चे और थे। मैंने उनको मैंने कहा भाई अब तुम छोड़ो, 6 ही जा सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। मैंने 6 बच्चों के नाम लिख के लेटर उनको दे दिया जी। अब वो कहते जी आपके एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, आपके पास मैसेज आ जाएगा 10 मिनट में। चलो भाई ठीक है। 10 मिनट में मेरे पास मैसेज आता है कि जी कल सुबह 5 बजे आपको पता चलेगा कि आपके दर्शन का टाइम क्या है। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, अब हम क्या करें? तो मैं ऊपर, मैंने कहा मामा ऐसा है 11-12 बजे सुबह के, तो अब तो कल सुबह 5 बजे पता चलना है। अपन एक काम करते हैं, आज का दिन क्यों खराब करना है, हम यहाँ से सीधा कालाहस्ती टेम्पल चलते हैं जी। और वहां पे राहु केतु की पूजा करवा लेंगे। बोले ठीक है। हम कालाहस्ती टेम्पल पहुंच गए अब वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बार में ना बहुत बड़ा पंडाल है, स्टेज 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल ऐसे पूजा होती है जी। मैं टिकट पता करने गया, स्टेज की टिकट है 5,000 रुपए की, स्टेज से जस्ट नीचे 4,000 3,000 2,000 1,000 500 200
100 ऐसे टिकट है। जी। तो मैंने कहा भाई स्टेज की टिकट अवेलेबल है? बोले है। तो मैंने मामा को बोला, मैंने कहा मामा स्टेज, अब मामा का कोई इंटरेस्ट नहीं काला हस्ती, उनको पता ही नहीं क्या है, जी। और वहाँ लैंग्वेज डिफरेंट, लोग डिफरेंट। तो मामा कह रहे पता नहीं कहाँ ले आया, मेरे को तो अपने इंटरेस्ट के लिए करानी है ना बच्चों की पूजा, तो उनका तो जीरो इंटरेस्ट है। जी। मैं मामा 5,000 वाली टिकट ले आऊँ? तेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं कहा 4, बोले पागल है क्या तू, सबसे सस्ती कितने की है? मैंने कहा 200 रुपए की। बोले तू वही ले आ। तो मैं मतलब मेरा मन था स्टेज पे कराया, मैं बड़े भारी मन से और 200 वाली टिकट ले आया। मैंने कहा यार मामा के चक्कर में पता नहीं पूजा ढंग से होगी नहीं होगी। हम अंदर एंटर होते हैं, अब आता चमत्कार। हम अंदर एंटर होते हैं, एक बंदा आया, बोला टिकट टिकट। मैंने कहा सर टिकट। इधर उधर देखा, हाथ पकड़े, बोला फॉलो मी। उसने हमें ले जाके स्टेज पे बिठा दिया। अरे वाह। हम स्टेज पे बैठे और स्टेज पे बैठते ही मामा चालू, तेरा तू मतलब बहुत बड़ा आदमी हो गया, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को मैंने मना किया था। मैं कहा सुन तो लो। मैं क्या? मैं कहा टिकट तो 100 वाली लाया था, पता नहीं स्टेज पे क्यों बिठा दिया, आप पूजा पे फोकस करो। पूजा करी, बढ़िया पंडित जी ने अपने हाथ से पूजा कराई जी। कि पंडित जी को थोड़ी पता कि हमने कौन सी टिकट ली है। सही बात। वो तो बिठा दिया भाई पंडित जी ने बढ़िया। और अगर हम पीछे बैठे होते ना, हम वो पूजा कर ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता उसमें, बड़े सारे कुछ ये डालो वो डालो, ऐसे समझ नहीं। भाई मैं बड़ा मतलब आत्मा तृप्त हो गई वो पूजा करके जी। तो भाई बड़े, आप कोई अच्छा काम करते हो तो ट्रांस में चले जाते हो ना। मैं ट्रांस में नीचे उतरा, वही बंदा खड़ा था। मैं गया, मैंने कहा ब्रो माई टिकट वॉज 100 रुपीज वाइज। बोला स्टेज एम्प्टी नॉट लुक गुड, यू गाइज विद गुड क्लोथ्स, सो लास्ट एंट्री, सो आई टुक यू टू स्टेज। ओके। मैं कहा ओहो, मैं कहा जय माता दी। चलो भाई बाहर निकल गए। मैं कहा मामा मजा आ गया भाई कालाहस्ती टेम्पल। एक चीज भूल गया मैं, जब हम ऊपर गए थे ना बालाजी के लिए, तो जब हमें पता चला कि 5 बजे सुबह नंबर होगा, तो मामा के हाथ में वो पोटली थी। अब पोटली भारी थी, तो अब हमें वहां से कालाहस्ती टेम्पल जाना है। तो मामा बोले यार एक बात बता, ये पोटली साथ लेके चलूं, क्या करूं, पहले होटल चलें? तो वहां पे ना एक हुंडी है, मतलब मेन एंट्री पे भी बड़ी सी, वहां तो जगह जगह लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मामा ये भी बालाजी की हुंडी है, आप इसमें डाल दो, अंदर वाली हुंडी में डालो, तो वहां तो 1-1.5 घंटे का नंबर है, तो यहाँ पे तो खाली पड़ी है, इसमें डाल दो आप। तो बोले ये वही है? मैं कहा सेम है जी। बोले मामा, पुलिस वाले से पूछा, बोले जी, बोला एवरीथिंग गोज टू बालाजी, जस्ट पुट व्हाटएवर यू इन दिस, एवरीथिंग गोज टू बालाजी। ओके, उन्होंने अपनी हुंडी उसमें डाल दी, फिर हम वहां कालाहस्ती ले। अगले दिन सुबह 5 बजे मेरे पास मैसेज आता है, ड्यू टू हैवी रश वी कैनॉट एकोमोडेट योर दर्शन। अच्छा। भाई मैं बड़ा अपसेट। तो मैंने कहा यार ये क्या भाई, मैंने पूरा जैक लगा लिया, जो मैं कर सकता था ना, जिससे मैं कांटेक्ट कर सकता था, मैंने पूरा जैक लगा लिया। मेरे दर्शन नहीं हुए, पर मैं समझ गया कि भाई कोई ना कोई मेरे से गलती हो गई है जी। एक शास्त्र है स्वप्न शास्त्र जी। ऑडियंस पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, जस्ट बता रहा हूं आपको जी। उसमें आप किसी से भी बात कर सकते हो जी। तो मैं बातचीत कर लेता हूँ। ओके। अपन बोल के सोए, मैं कहा बाबा प्लीज मुझे बताओ मेरे से क्या गलती होगी। बाबा आए, बोल। मैं जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे? बोले क्या बोल के चला दिल्ली से? एक शर्त पे आऊंगा तिरुपति। बोल के चला ना, एक शर्त पे आऊंगा, कालाहस्ती में पूजा करानी है, 100 रुपए में 5,000 के मुझे दिलवाए नहीं दिलवाए? करी ना तूने पूजा, स्टेज पे बैठ के तेरी बढ़िया पूजा करवाई। मैंने कहा हाँ जी। बोले तेरे मामा को मेरे दर्शन तो करने नहीं थे, उसको तो अपने बाप की हुंडी, वो तो नाना की तेरे पोटली हुंडी में डालनी थी, वहां 1.5 घंटा लाइन में लगता, पैर में तकलीफ है, उसकी डलवाई ना वीआईपी तरीके से पोटली जी। तुम एक भी ये बोल के आए बालाजी के दर्शन करने जा रहे हो? तुम जिस काम के लिए आए थे तुम्हारे हो गए ना, जाओ अब दर्शन दे दिए। मैं बाबा बड़ी भारी गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब जैसी आपकी आज्ञा, अगली बार आएंगे। जय माता दी। अब हम भी हम हैं। अगले दिन क्या होता है, अपने को दर्शन तो करने ही है ना जी। तो आदमी अपने घर में कितनी मर्जी देर रहे, अपनी वाइफ के घर तो आएगा ना। तो महालक्ष्मी टेम्पल है बालाजी की वाइफ का जी, तो हम अगले दिन में उन सबको वहां लेके गया। अच्छा। मैं पहले इनकी वाइफ के दर्शन करो, जय माता दी, और उसी मंदिर में बालाजी का भी स्वरूप है। हमने वहां कह रहा हूं, हो गए, ओके बाय। बिल्कुल सही है। तो ये बालाजी की शक्ति है भाई साहब। अभी जगन्नाथपुरी गया मैं, 20, 21, 22 को जगन्नाथपुरी था जी। 3 दिन बुलाया दर्शन करने के लिए, 3 दिन
20 को भी बुला लिया, 21 को फोन आ गया, सर आप YouTube पे देखा आप भुवनेश्वर, मैंने कहा हाँ जी। बोले सर आप आओ पुरी हो, मैंने कहा हाँ जी। बोले सर आप अभी आओ मंदिर, वो भी ले गए। अगले दिन फिर वो ले गए क्लाइंट, मतलब एक YouTube से। एक अच्छी सोल जो है ना, उसको भगवान अपने आप बुला लेता है। हाँ। अपने पास बुलाता है। अब अच्छा बुरा तो बता नहीं जी, अब अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसलिए आपको ये सब फल मिल रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी ऐसे ही कुछ मिले आपके माध्यम से। शक्ति है, अलग लेवल की शक्ति है जी। बहुत बढ़िया। आज का पॉडकास्ट बड़ा ही ज्ञान वाला था और बहुत ज्यादा डीप हमने डिस्कशंस किए, पर ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि और कवर किया जाए। हाँ। तो आपको दोबारा यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि वो कमेंट करें हमें, जो जो उन्हें पूछना है हम डायरेक्ट वो क्वेश्चंस को पूछेंगे और यहाँ पर सबके आंसर आपको देंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसे ही आप सफल रहें। बहुत कम एनर्जीज में देखता हूँ ऐसी, जिनके अंदर मुख पे हमेशा स्माइल है। आपका बहुत ही अच्छा चेहरा है, बहुत स्माइलिंग फेस है। थैंक यू। और बहुत ज्यादा ऊर्जा है आपके अंदर, बहुत अच्छी वाइब्स है। तो कीप ग्रोइंग और ऐसे ही आप लोगों का भला करते रहे अपने ज्ञान के साथ में और बढ़ते रहे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ पर आने के लिए।